सो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे फीमेल लीड किसी की जासूसी करते हुए नजर आती है। तो उसकी माँ उसी वक्त कॉल पे होती है और बोलती है तुम इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रही हो, कोई इलीगल काम कर रही हो क्या तुम? बोले नहीं माँ, मैं बस एक जरूरी काम कर रही हूँ। हाँ तुम बस यही सब करती रहो, मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ कि एक बॉयफ्रेंड अपने लिए ढूंढ लो, मुझे पोता चाहिए, तो तुम यही सब करने में लगी हुई है। माँ मैं जरूरी काम कर रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तभी वो जिसकी निगरानी कर रही होती है उसका मैनेजर की आंखों में ये बात दिख जाती है कि भाई कोई इन्हें देख रहा है। सो उसके बाद वो छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से वेटर आ जाता है, बोलता है मिस ये आपने जो ऑर्डर किया था। तो ऑर्डर उसका वो केक होता है। वो केक खाते हुए फिर से दोबारा देखती है कि वो बंदा कहाँ पे है। तो वो देखती है अरे कहाँ चले गए वो लोग। सो जैसे ही वो वापस से मुड़ती है देखती है कि कोई मेरे सामने खड़ा है और वो और कोई नहीं, वो वही मैनेजर होता है जो रंगे हाथों उसे पकड़ चुका होता है। सो ये हमारी क्यूट सी यून है जो कि हमारी फीमेल लीड भी है। वो हंसते हुए दांत दिखाते हुए उसके सामने खड़ी होती है। ही। देन वो मैनेजर पूछता है कि तुम किसी को ढूंढ रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ नज़ारे देख रही हूँ। तभी यून को शक हो जाता है कि मैनेजर के हाथों वो रंगे हाथ पकड़ी गई है। तो बोलती है मैं तो बस वो देखो कबूतर। और वो मैनेजर जैसे ही दूसरी तरफ देखता है अपने यून जो होती है वहाँ से उड़न छू हो जाती है। ओए लड़की कहाँ भाग रही हो? लेन यून अपनी कहाँ रुकने वाली थी, लेकिन वो जैसे ही भागती है तो सामने वो किसी से टकरा जाती है जो कि वो व्हील चेयर पर बंदा बैठा हुआ होता है और उसकी आइसक्रीम थोड़ी सी उसके ऊपर लग जाती है। तभी जैसे उसका मैनेजर वहाँ पहुँचता है तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ बंदा बोलता है क्या ये वही है? सो मैनेजर यून को पूछने लगता है कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो, क्यों तुम हमारा पीछा कर रही हो, बताओ जल्दी बताओ। तो हमारी यून बेचारी डर जाती है और डरते डरते जो आइसक्रीम उसके हाथ में बचा होता है वो भाई साहब उस व्हील चेयर वाले लड़के के ऊपर गिर जाता है। सो उसके बाद वो लोग और शौक हो जाते हैं कि ये क्या लड़की है। वो देखने में बहुत ही गंदा लग रहा था, लेकिन अपनी यून वहाँ से भाग जाती है माफ़ी मांगते हुए। सो यहाँ पे बताती है कि मेरा नाम यून है और मैं एक टैलेंटेड कॉमिक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने काम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे अभी मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, बट जिसकी मैं पेंटिंग मतलब मैं कॉमिक लिख रही हूँ वो और कोई नहीं, एक बहुत ही फेमस लड़का है। सो अपने बारे में बताते हुए और जा ही रही थी तभी वो एक पोल से टकराती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। बेचारी का जूता हवा में चला जाता है। तो कहानी वो वापस आते हैं कि वो जो लड़का है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अमीर घराने का लड़का है जिसके ऊपर लाखों लड़कियाँ मरती हैं। देन इसीलिए उसने अपने मतलब उसे मेन कैरेक्टर बनाया है अपने कॉमिक में और वो एक रोमांटिक कॉमिक है। अरे मैं नाम तो बताना भूल गया। तो ये हमारा मेन लीड जो है जो फू ग्रुप का मेंबर है और हम लोग इसे सियान बुलाएंगे जो कि इसका नाम है। तो वो बोलता है कि सभी लड़कियों के दिल में ये राज करता है, इसलिए मैंने इसे अपना मेन कॉमिक का मेन लीडर बनाया है और एक दिन ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी मिलने वाली है। सो मैंने ये कॉमिक बनाया है जो कि काफ़ी रोमांटिक है। सो जब सियान को इस बारे में पता चलती है कि मेरे ऊपर किसी ने कॉमिक बनाया है वो भी रोमांटिक वाला, तो समझ सकते हो कि वो बोलता है मैं इतना चीप नहीं हूँ, जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करो, मतलब भाई इस कॉमिक को बंद करवाओ वरना मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। सो अपने मैनेजर को बोलता है दोबारा इस तरह की पोस्ट में फ्यूचर में देखना नहीं चाहता है। उसका मैनेजर सब चीज़ें समझ जाता है, बोलता है जी ज़रूर, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब मुसीबत हमारी फीमेल लीड पे आने वाली थी। दूसरी तरफ हमारी यून जो होती है बहुत मस्त चैन की नींद ले रही होती है। तभी उसके जो मैनेजर होता है यून का, जो कि कॉमिक उसे मतलब उसकी कॉमिक्स को प्रिंट कराता है, जाकि उसका बॉस है, उसकी कॉल आ जाती है और जो वो बहुत तेज़ी में चिल्ला रहा होता है कि चुपचाप से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, आधे घंटे के अंदर आ जाओ। तो वो यून बोलती है भाई मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, मैं कैसे आ पाऊँगी वहाँ? बोला मैं कुछ नहीं जानता, चुपचाप से चली जाओ भाई, बड़ी बहुत भारी वाली मुसीबत हो गई है। सो यहाँ यून भी बहुत डर जाती है और अपनी फटफटियाँ निकाल कर बहुत ही तेज़ी से वहाँ जा रही होती है कि भाई ऐसी क्या ही मुसीबत हो गई है। सो जैसे ही अपने ऑफिस के पास पहुँचने वाली होती है वो इतनी तेज़ी में होती है कि वो एक कार से टकरा जाती है और उसकी किस्मत देखो वो कार और किसी की नहीं उसी बॉस की होती है जिसके बारे में उसने कॉमिक में लिखा था। देन उसका मैनेजर बाहर निकलता है और बोलता है तुम यहाँ भी, इसका मतलब तुम हमारा फिर से पीछा कर रही हो, और उससे फिर से मतलब समझ रहे हो ना, डांटने फटकाने लगता है। लेकिन यहाँ वो माफ़ी मांगती है, बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन वो मैनेजर बहुत गुस्सा होता है, बोलता है मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। तब अपनी सियान बोलता है कि अरे रहने दो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और उसके बाद वो मैनेजर बोलता है ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। सो अपनी यून बहुत इंप्रेस होती है, बोलती है वाह मैंने कॉमिक्स में इनके बारे में जैसा सोचा है, जैसा लिखा है वो बिल्कुल ऐसे ही एकदम दयालु हैं। लेकिन वो तो अब आगे ही पता चलेगा कि वो कैसा बंदा है अपना सियान। सो यून अपने मैनेजर के पास जाती है, पूछती क्या हुआ। सो उसका मैनेजर अपने बेबी को लाया हुआ होता है और बोलता है मतलब वो बोलना क्या, रोना ही स्टार्ट कर देता है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब हम लोग तो बर्बाद ही होने वाले हैं। वो बहुत बड़ा अमीर घराने का लड़का है, उसने बोला है मतलब उसने हमारे कंपनी के ऊपर सू कर दिया है। सू करने का मतलब उसे हर्जाना भरना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और साथ ही साथ इस कॉमिक को भी बंद करना पड़ेगा। सो ये बात सुनकर उनको बिलीव नहीं होता है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, रातों रात हम लोग रोड पर आ गए हैं और ऊपर से हमारे ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी लग चुका है। तो उसका मैनेजर बोलता है कि तुमने उसके चेहरे को हूबहू कॉपी करके उसी का चेहरा बना दिया है, इसीलिए हम लोग इतनी मुसीबत में आ गए। वो बहुत बड़ा आदमी है, अब हमारा क्या ही होने वाला है। तो अपने मैनेजर को रोता हुआ देखकर जून भी बोलती है कि ठीक है चिंता मत करिए, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, यानी कि मैं कुछ करती हूँ।
सो यून सीधे सिहान के ऑफिस पहुंच जाती है कि मैं उससे मिलूंगी, माफ़ी मांगूंगी कि भाई प्लीज़ हमारा शू जो किया हुआ है वो हटा लो और साथ ही साथ हमारा कॉमिक भी हो सके तो वापस कर दो। सो वो अंदर जाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बाहर खड़ा हुआ चौकीदार जो होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे नहीं मिल सकती, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सो बोलती है कि ठीक है मुझे अपॉइंटमेंट कर दो। देन वो बोलता है कि ठीक है सीधे 3-4 महीने बाद आना। सो वो देखकर वो शौक हो जाती है, बोलता है 3-4 महीने में तो हम मतलब भीख मांगने लगेंगे। सो वो गार्ड यून को बहुत समझाता है, लेकिन यून मानने को तैयार नहीं होती है, तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है, बोलता है चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। सो फिर यून कुछ देर बाद एक डिलीवरी गर्ल की ड्रेस में आती है और जल्द से ही वो अंदर जाने लगती है, लेकिन चौकीदार की नज़र काफ़ी तेज होती है, वो उसे फिर से पकड़ लेता है, बोलता है हे कहाँ जा रही हो तुम, रुको। लेकिन तब तक यून अपनी भाग चुकी होती है और लिफ्ट से सीधे ऊपर अपने गंतव्य स्थान जहाँ उसे जाना होता है वो वहाँ पहुँच जाती है। सो वो छुपते छुपाते जैसे तैसे सिहान के रूम तक पहुँच जाती है। सो जैसे ही वो इंटर करती है देखती है कि सुहान और उसका मैनेजर इधर ही आ रहे थे। लेकिन उसका मैनेजर फिर से भड़क जाता है, तुम यहाँ कैसे आ गई, और फिर से यून के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार यून सोचती है कि यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो मैं अपनी बात तो कम से कम रख ही सकती हूँ। और दूसरी तरफ वो गार्ड भी लिफ्ट से तब तक ऊपर आ चुका होता है। सो वो जैसे ही अंदर आता है उसका पैर फिसल जाता है और यून के ऊपर से मतलब टकरा जाता है। सो मुझे लगा वो शायद सिहान के ऊपर ही गिरेगी और उनका पहला किस होगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि सिहान अपना व्हीलचेयर हल्का सा मूव कर देता है और अपनी वो सीधे मुंह के बल नीचे गिर जाती है। भाई मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ड्रामाज में ऐसा ही होता है कि जैसे आप गिरोगे देन आपका सडनली किस हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिहान बहुत अच्छा डिसीजन लेता है और वो साइड हो जाता है। सो यहाँ यून जैसी खड़ी होती है वो बेबी फेस बनाती है, लेकिन जैसी वो सुहान को देखती है तो वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी सुहान अपने हाथों को आगे करता है और अपनी यून उसे हाथों में पकड़ती है और खड़ी हो जाती है। सो मतलब उसे लगता है कि सुहान बहुत अच्छा है, वो बोलती है थैंक यू। देन वो अपने मैनेजर को बोलता है कि इसे लेकर जाओ यहाँ से। तो बोलते अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चोट नहीं लगी, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पता है क्या करने वाला था, वो उससे उठा के कंपनी से बाहर फेंकने वाला था। सो उसको अरे प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है, बहुत ही इमरजेंसी है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेकिन यहाँ पर गार्ड उसे कंधे पे उठा के सीधे ले जाके बाहर ही फेंक देता है। देन उसका मैनेजर बोलता है मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर मिस्टर फू के पास भी दिखी सो अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन यून जिस मुसीबत में थी उसके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। सो वो कार पार्किंग में चली जाती है कि उसे लगता है कि मिस्टर फू अगर आएंगे तो अपनी कार से ही तो जाएंगे। देन वो उसके पास ही वहाँ जाके छुप जाती है, लेकिन गार्ड जो होता है वो सीसीटीवी में देख लेता है, वो बोलता है कि हे मतलब माइक से बोलता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ वहाँ से, रुको मैं वहाँ आता हूँ। तो वो जैसे ही वहाँ आने की कोशिश करता है तो हमारी यून जो होती है वो कार की डिक्की में बैठ जाती है, क्योंकि उस समय यून मतलब मिस्टर यून की कार जो होती है वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। सो यून के छूते ही वो डिक्की खुल जाती है और वो सीधे उसी में बैठ जाती है। और गार्ड आता है तो वो यून को देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो वहाँ से चली गई है। तो यून तो डिक्की में होती है, तो जब वो जा रही होती है तो मिस्टर फू को लगता है कि जैसे ज़रूर डिक्की में कुछ है, क्योंकि आवाज़ आ रही होती है। सो वो पूछता है कि क्या हुआ है, क्यों इतनी आवाज़ आ रही है। तो उसका मैनेजर बोलता है कि इस गाड़ी की मतलब मरम्मत करवानी है, इसको सर्विस में देना है, इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही है और पीछे कुछ फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। सो वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उसका मैनेजर बोलता है पीछे डिक्की में फल है उसे उठा लो और साथ ही साथ इस गाड़ी को सर्विस में दे दो। तो जैसे ही वो आदमी आके जैसे डिक्की खोलता है सो अपनी यून जो होती है वहाँ से गायब हो चुकी होती है। सो यून जो होती है सियान के घर को देखते हुए जाती है, जो कि काफ़ी आलीशान होता है, और धीरे धीरे करके वो सीधे पहुंच जाती है मिस्टर अपने फू के पास, मतलब सियान के पास पहुंच जाती है, जो कि उस समय वो नहाने ही वाला होता है। सो सिहान भी यून को देखकर हैरान हो जाता है कि भाई इसके पास कोई मैजिक वोजिक है क्या, इतने जो कैसे आ सकते हैं। जैसे ही वो चिल्लाने वाला होता है तब तक अपनी यून जो होती है उसका मुंह पकड़ लेती है, बोलती है प्लीज़ 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 मेरी बात सुनो, मैं ये बहुत इमरजेंसी है वरना मैं यहाँ पे आता नहीं। लेकिन वो इस तरफ ड्रेसअप में था कि यून उसे देखकर मतलब वो थोड़ी सी हॉट होल फिट करने लगती है। देन वो बोलती है कि प्लीज़ वो विड्रॉ कर सकते हो, आपने जो अपील हम मेरे खिलाफ किया हुआ है वो बस एक कॉमिक है जो कि एक रियल लाइफ के ऊपर बेस है, सो प्लीज़। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मतलब मेरे मुंह से हाथ तो हटाओ कम से कम। तो बोलता है प्लीज़ मैं हटाऊंगी, लेकिन आप प्रॉमिस करोगे आप चिल्लाओगे नहीं, पक्का करते हो ना। सो उसके बाद वो यकीन में दिलाता है, बोलता है कि हाँ मैं मतलब पल के झपका के बोलता है कि हाँ ठीक है भाई। लेकिन वो जैसे हाथ हटाता है सो सिहान एक अलार्म दबा देता है, जिससे वो बोलते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि आपने वादा किया था, इतनी जल्दी आप वादा कैसे तोड़ सकते हो। सो वो वहाँ पे फाइट करने लगती है, तभी वहाँ उसका मैनेजर आ जाता है। तो उससे लगता है कि इससे अपनी सियान मतलब जो सियान होता है उसके ऊपर हमारी यून जो है मतलब समझ रहे हो ना कि इसलिए वहाँ पहुँची है, क्योंकि वो लोग जिस कंडीशन में होते हैं उसे देखकर वो बोलता है कि जैसे वो उसका रेफी करने वाली होती है। सो अपनी यून बोलती है नहीं आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ। देन उसका मैनेजर फिर से उसे खींच के वापस लेके जा रहा होता है बाहर करने के लिए, तभी बेल बजती है और पता चलता है कि अपनी मिस्टर सिहान की आंटी वहाँ पर आ गई है। सो वो डर जाता है कि यहाँ पर कमरे में एक लड़की है, क्या करें। तो सिहान बोलता है जाओ उन्हें तुम लेकर आओ, इसे मैं देखता हूँ। सो अपने यून को लगता है कि जैसे अब सिहान उसके ऊपर कुछ करने वाला, बोलता है हे क्या मतलब है तुम्हारा, मुझ पर छोड़ दो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ ठीक है। ये मत समझना कि मैं माफ़ी मतलब मांगने के लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, भले तुम रिच हो तो क्या हुआ, पर मुझे कराटे आते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ तुम्हें।
सो सियान बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सारी गलतियाँ माफ़ कर दूँ तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम करो। सो इस बात से यून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सो उस समय उनकी वहाँ पर आंटी आ जाती है और आंटी की सारी बात वो होती है कि तुम जल्दी से शादी कर लो, तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारी है, हमारा पीढ़ी आगे बढ़ाओ, ऐसी वैसी सारी बातें यहाँ पर वो कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर वो मिस्टर सियान बोलते हैं कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है और अगर आपको यही सब बात करनी है तो आप यहाँ चले जाओ। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें कोई कारण बताओ मुझे, क्यों तुम शादी नहीं करना चाहते हो। सो हमारी यून है वहीं बिस्तर पर सोई, मतलब उसे लिटा दिया होता है और चादर से उसे ढक दिया होता है। सो यहाँ पर अपना सियान बोलता है कि आपको कारण जानना है। सो वो सीधे उठा के मतलब कंबल उसके हटा देती है, मतलब हटा देता है और अपनी यून वहाँ पर पड़ी हुई रहती है। बोलते हैं तो वो बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग डेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहता। सो सियान की आंटी बोलती है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, किसी भी लड़की को दिखा के तुम ये बोलोगे तो मैं मान जाऊँगा क्या, मतलब मैं मान जाऊँगी क्या। सो अपनी यून सोचती है कि ड्रामास कॉमिक्स में तो ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मिस्टर फू जो है वो परेशान है अपनी आंटी से, उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा है शादी के लिए। अब मैं अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाऊंगी और उन्हें इम्प्रेस कर लूँगी और ताकि वो मेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर दें। सो ये खिचड़ी उसके दिमाग में, यून के दिमाग में पक रही थी। सो यून सीधे बिस्तर से छलांग लगा के अपने सियान के पास पहुंच जाती है और अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने लगती है कि बेबी। सो ये काफ़ी ड्रामेटिक होता है। सियान और मैं एक दूसरे से सच्चे प्यार में फंसे हुए हैं, हम लोग मतलब मोस्ट रोमांटिक कपल हैं इस दुनिया के और हम लोग दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इस तरह के। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग, क्या ओवर एक्टिंग कर रही थी। सो एक तरफ वो सियान की बढ़ाई कर रही थी, तारीफ़ें कर रही थी, दूसरी तरफ अपने पास्ट याद करती है कि सियान के साथ उसका कैसा मिलना जुलना हुआ था, किस तरह उनका शुरुआत हुआ था। मतलब वो बोलता है कि सियान बहुत ही काइंड है, दयालु है, ये सब ऐसा, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि भाई ये तो ज़रा भी ऐसा है नहीं। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब अपनी यून जो होती है वो उल्टी करने का नाटक करती है कि जैसे वो प्रेग्नेंट है, अरे कोई मेरे पेट में किक मार रहा है, इस तरह वो नाटक करना स्टार्ट कर देती है। तो सियान भी बोलता है भाई ये क्या कर रही है, कितने नेक्स्ट लेवल की में चली गई है। इस समय वो कुछ कर भी नहीं सकता था। सो वो सियान को देखते हुए कहती है बेबी मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। देन उसकी आंटी को सच में लगने लगता है कि यार सच में यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सो बोलती है कि तुमने हमारे मतलब परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है, तुम बस एक कलंक बन के रह गए हो। और इसे करके वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सो यून यहाँ बहुत एक्साइटेड होकर बोलती है देखा मैंने बहुत अच्छा काम किया ना, आपने प्रॉमिस किया था मेरे कॉमिक कंपनी के लिए आप मुझे मतलब माफ़ कर दोगे। सो क्या सोचते हैं आप। लेकिन यहाँ सियान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, बोलता है तुम्हें पता है इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कितने सालों के लिए जेल में डलवा सकता हूँ, क्या मतलब है आपका। चलो तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा मुझे मेरे आसपास दिख मत जाना। सो हमारी बेचारी यून को फिर से गर्दन से पकड़कर धक्के मार कर जलील करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बस सो हमारी यून को धक्के मार के उसके घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन क्यों निकाला जाता है उसके लिए आपको तो पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कि पहला एपिसोड है। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी तरीके से सेकंड एपिसोड। सो यून को तो सियान ने निकाल दिया था धक्के मार कर बाहर, लेकिन उसकी आंटी को पता चल गया था कि सियान जो है किसी लड़की को अपने यहाँ लेकर आया है, जो कि उसे अपनी फियांसी बता रहा है। सो भाई अब उसके दादा को ये बात पता चल जाता है, लेकिन दादा लोग तो कितने खतरनाक होते हैं आप तो जानते हो। देन उनकी एंट्री होती है और जो कि बहुत ही भयानक होती है। सो उनकी आंटी बोलती है कि मैंने जिस लड़की से उससे शादी करने मतलब सियान की शादी करने के लिए कहा है, वो उसे छोड़कर एक ऐसी लड़की से मतलब शादी करने जा रहा है जिसका अता पता नहीं है कौन है वो। सो अपना सियान बोल देता है कि वो बहुत ही फेमस घराने की लड़की है, जो कि उसका परिवार बाहर देश में रहता है, जो कि वो मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा बाहर देश में रहते हैं और ये लोग भी उसे जानते नहीं है तो डेफिनेटली। लेकिन उसके ग्रैंडफादर जो है दादाजी वो जानते थे कि हाँ ये फैमिली है, लेकिन उसे भी मैंने देखा नहीं है। सो डिसीजन ये निकल के सामने आता है कि उसके दादा बोलते हैं कि ठीक है हम लोग एक बार उस लड़की को देखेंगे, जल्दी से जल्दी मुझे उस लड़की को मिलाओ मुझे। सिन अपना सियान भी मतलब हकबका हो जाता है कि भाई अब मैं क्या ही करूं कि मतलब वो लड़की कैसी है। मैंने उससे मतलब वो क्योंकि वो फंस चुका था भाई, क्योंकि उस लड़की के बारे में वो कुछ जानता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि अब उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। सो उसके दादा को उससे मिलाना ही पड़ेगा। सो उसके दादा की एक ही बात होती है कि भाई मुझे डिसअपॉइंट मत करना, 3 महीने बाद तुम्हें मैं वारिस घोषित करने वाला हूँ, समझ रहे हो ना, मतलब कुछ होने वाला है बड़ा ओकेजन। सो जल्दी से जल्दी मुझे उससे मिलाओ कि आखिर वो लड़की है कौन। और इधर दूसरी तरफ यून अपनी मम्मी से मिलने आती है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जैसे वो पहुंचती है देखती है उसकी मम्मी रो रही होती है, तो उसे लगता है कि शायद उसका मतलब अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो उसकी माँ रोते हुए बोलती है कि ये ड्रामा देखो, ये कितना भावुक ड्रामा है, इसमें हीरोइन को कितना टॉर्चर किया जा रहा है। सो यहाँ पर अपनी यून बोलती है माँ क्या कर रही हो, मैं इतना परेशान हूँ आपके लिए और आप ये सब कर रही हो। तो उसकी माँ बोलती है हाँ तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम कभी समझ ही नहीं सकते हो, तुम्हारे कॉमिक्स में तो कोई दम ही नहीं होता है, कभी रिलेशनशिप में आगे तो देखो। सो यहाँ पर अपनी यून बोलती है हाँ पहले आप ठीक तो हो जाओ। सो उसके बाद यून अपने हाथों से बनाया हुआ सूप से अपनी माँ को पिलाती है। जैसे वो एक ही सिप लेती है तो बोलती है प्लीज़ तुम जल्दी से अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, कम से कम इसी बहाने तुम खाना बनाना तो सीख लोगी, क्योंकि वो टेस्ट में इतना ख़राब था कि उसका मुंह मतलब मम्मी का वो पीने का मन ही नहीं होता। बोलता मैं इसे पी नहीं सकती, इससे अच्छा तो मेरी कड़वी दवाइयाँ ही है।
तभी वहाँ एक पेशेंट आता है जो कि उससे यून पूछती है कि इसको क्या हुआ है, तो वो नर्स बोलती है कि ये बिल्डिंग से इसने जंप कर दिया है। सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ अपना सियान का मैनेजर वहाँ दिखाई पड़ता है, तो उसकी माँ भी शॉक हो जाती है कि पूछती है कि अरे ये कौन है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। सो यहाँ पर जो सियान और उसका मैनेजर जो आया होता है, आपको रीज़न पता ही है किस लिए आया होता है। सो अब भाई सियान मजबूर था अपनी यून के आगे घुटने टेकने के लिए। सो सियान यून के पास एक एग्रीमेंट लेकर आता है, बोलता है कि तुम्हें मेरी फियांसी बनने का नाटक करना पड़ेगा, उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा कॉमिक जो है, जितनी भी मैंने एलिगेशंस लगाई है, मैंने वो सब के सब वापस ले लूँगा। लेकिन अपनी सियान इस बात के लिए मना करती है, बोलता है वो बोलती है कि मतलब किसी से झूठ बोलना ये बहुत ही गलत बात है और मैं किसी के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ। तो अपना सियान बोलता है कि इसका मतलब तुम इतना बड़ा मौका छोड़ना चाहती हो क्या? कौन सा मौका? तुम मेरे ऊपर कॉमिक्स लिख रही हो, तो मेरे पास रह के, मेरे साथ रह के मुझे जानना नहीं चाहती हो कि असल में मैं कैसा हूँ, ताकि तुम जो ओरिजिनल मैं हूँ उससे तुम अपनी कॉमिक्स में लिखो, ताकि लोग और ज़्यादा तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी कॉमिक्स को पसंद करें। सो सियान यहाँ पर यून के कॉमिक्स का थोड़ा मजाक उड़ाता है और बोलता है कि इसमें हीरो तो जो मैं हूँ बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो जो हीरोइन है तुम हो, तो उसे थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, वो मेरे मुकाबले का नहीं है और तुम्हारे कॉमिक्स पे ज़्यादा व्यूअर्स भी नहीं है। सो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे पता है तुम्हारी मॉम बीमार है, तो उनका मतलब इलाज जो है मैं बहुत ही अच्छे से हॉस्पिटल में करा दूँगा, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सो ये सब चीज़ें बोलकर वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट फाइल जो है वो अपने यून को दे देता है, बोलता है कि जल्दी मुझे बताना तुम्हारा मतलब डिसीज़न क्या है, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सो यून काफ़ी सोचने के बाद डिसीजन ले लेती है कि भाई ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, आखिर उसकी मम्मी को भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। सो अपनी यून पूछती है कि आखिर मुझे या आपने क्यों अपनी फियांसी चूज़ किया है, तो अपना सियान उनसे बेइज्जत करते हुए कहता है कि यार अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना, तो मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हो सकता, इसीलिए। सो अपनी यून बहुत ही ज़्यादा बोलती है हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही कहते हैं। बहुत से कॉमिक्स में मैंने देखा है कि हीरो शुरू में ऐसा ही करता है, लेकिन अपने वादे पे अटल रहना, समझे ना, क्योंकि दुनिया में आखिरी लड़की तुम भी अगर हुए ना, तो भी मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी। सो डील। सो इस बात पे सियान बोलता है अपने वादे पे कायम रहना, ठीक है, अपनी बातों से पलटना मत। और गुस्से में अपनी यून जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट को बगैर मतलब साइन कर देती है बिंदास, क्योंकि भाई वो चैलेंज ले ही सकती है कि भाई चाहे जो हो जाए मुझे तुमसे प्यार तो होगा नहीं। सो अगले दिन ही अपना सियान अपनी यून को लेकर चला जाता है अपने दादा को मिलाने के लिए, लेकिन यहाँ यून की हालत बहुत ख़राब होती है। वो मतलब समझ रहे हो ना, डर लगेगा उसे, वो मिडिल क्लास की लड़की इतने बड़े घर में आ गई है, ऊपर से उसके ग्रैंड पापा को मिलना है पहले ही दिन। सो बोलती है प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाना है। देन वो उसको वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका घर इतना बड़ा होता है। सो यून बाथरूम ढूंढते ढूंढते एक आदमी से मिलती है, मतलब वहाँ का एक बूढ़ा कोई रहता है जो कि वहाँ पर एक फल खोलने की कोशिश करता है जो कि कटहल होता है। तो अपनी यून बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, इसे ऐसे नहीं खोलते हैं, आपको लग जाएगी, लाइए मैं इसे खोलती हूँ। सो कोई साधारण से आदमी लग रहे थे, तो यून ने फटाक से उससे खोल दिया और साथ ही साथ उसे मतलब दिखाया कि इसे ऐसे खोलते हैं। तो ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम बहुत ही प्यारी हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो पूछती है मैं यहाँ पर आई हूँ उस खूसट समझ रहे हो ना, खूसट यहाँ के ग्रैंडपा हैं जो एकदम गुस्से वाले हैं, उनसे मिलने के लिए आई हूँ, बट मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो बोलते हैं कि हाँ वॉशरूम उस तरफ है, जाओ, पर टेंशन मत लो, वो इतने भी खड़ूस नहीं है, ऐसा बोल देती है, मतलब वो जो अंकल होते हैं वो बोल देते हैं। तो वो यून वहाँ से चली जाती है। सो यून जब वापस आती है तो उसके हाथों में वो फल होता है जो कि उस ग्रैंडपा ने ही दिया हुआ होता है, और साथ ही साथ उसकी आंटी वहाँ बैठी हुई होती है। सो हल्की सी थोड़ी मतलब डर जाती है। सो वहाँ पर वो बैठती है, तो अपना सियान बोलता है तुम्हें इतना देर कैसे लग गया? तो बताने लगती है कि मुझे एक ग्रैंडपा मिल गए थे, मैंने उनकी मदद करना स्टार्ट कर दिया था। इतने ही देर में एक मतलब उसके जो दादा होते हैं, जो ग्रैंडपा होते हैं, जो मिलने के लिए बुलाए होते हैं, वो आते हैं और अपने सियान और यून वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो यून बहुत ही शौक हो जाती है, क्योंकि वो ग्रैंडपा और कोई भी नहीं, वही बूढ़े वाले अंकल थे जो कि इतने मतलब नॉर्मल से कपड़ों में थे, लेकिन अभी वो अपना मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड वाले लग रहे थे। तो जैसे ही अपनी यून उसे देखती है तो मतलब थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कि बाप रे, मैंने पहले ही इनसे ऐसा फ्रेंकली यूज़ बात कर लिया। लेकिन उसके ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं यून से और आके सियान को बोलते हैं तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है। सो उसकी आंटी बोलती है क्या आप इसे पहले से ही जानते हो? तो उस ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ बस अभी 10 मिनट पहले से ही जानता हूँ मैं इसे। सो सियान की आंटी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तो बोलती है यून मैं भी तुम्हें अच्छे तरीके से जानना चाहती हूँ। सो कल मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी रख रही हूँ जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आएंगे, मैं सबसे मतलब तुम्हें मिलाना चाहती हूँ, ताकि तुम हमारे घर की मतलब समझ रहे हो ना, अब तो लक्ष्मी बनने वाली हो। सो सियान के ग्रैंडपा के बोलने की वजह से वो भी मान जाती है कि वो अब दादा ने बोल दिया है तो भाई जाना तो पड़ेगा ही। सो वहाँ पर अब होता है भाई, अब उसकी आंटी ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान करने वाली है।
सो जैसे ही सियान और यून बाहर निकलते हैं तो अपनी यून बोलती है कि मुझे मेरे घर पे छोड़ दो पहले, उसके बाद कहीं पे जाना। सो अपना सियान बोलता है तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे यहाँ पे रहने वाली हो, क्योंकि मेरी आंटी है वो बहुत ही शातिर है, उनकी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी और हो सकता है वो तुम्हें पकड़ ले कि तुम कोई मतलब बड़े घर की नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास की हो। सो यहाँ पर यून बोलती है कि क्या तुम्हारे घर पे? बोलते हाँ तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी लेकिन तुम अब हमारे घर पे ही रहोगे। सो सियान को लगता है यून इस बात से राज़ी नहीं होगी, लेकिन अपनी यून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है ये। तो सियान भी सोचता है ये इसमें क्या खुशी की बात है। तो बोलती है फाइनली अब मुझे खाने का और बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, रेंट भी बचेगा मेरा, ये क्योंकि मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि भाई उसे बिजली खाना का बिल ना भरना पड़े, घर का रेंट ना भरना पड़े। सो वो बोलता है क्या तुम तैयार हो? तो और नहीं तो क्या, और मैं तैयार नहीं होंगी, फाइनली अब इन सब चीज़ों से बचूंगी मैं और मेरे पैसे बचेंगे, चलो चलो तुम्हारे घर ही चलते हैं। सो यून फाइनली अपने सियान के घर पहुंच जाती है। उससे पहुंचते ही उसे एक बटलर मिलता है जो कि घर का खाना बनाता है। सो उसे यून देख के बोलती है ये तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। तो अपना सियान बोलता है कि इन पे बड़ा मतलब ज़रा भी भरोसा मत करना, ये मेरे आंटी का काफ़ी ज़्यादा वफादार है, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना। तो फिर अपनी यून पूछती है कि आखिर तुम्हारी आंटी ऐसा क्यों व्यवहार करती है तुम्हारे साथ? तो यहाँ पर सियान गुस्सा हो जाता है, बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर वो बताता है कि वो मेरी रियल आंटी नहीं है, मेरे दादाजी ने उन्हें गोद लिया है, तब से वो ऐसा ही मतलब व्यवहार कर रही है मेरे साथ। सो अपनी यून बोलती है इसका मतलब तुम्हारा भी इस दुनिया में सिर्फ एक ही जन है, मेरा भी एक ऐसा जन मतलब मेरा भी एक ऐसा है, लेकिन वो मन ही मन बोलती है। सो उसके बाद वहाँ से अब मतलब यून जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि भाई इतना बड़ा घर है तो इतना अच्छा रूम होगा, खाना इतना अच्छा होगा, इस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो समझ ही रहे हो ना, मिडिल क्लास आदमी जब इतने बड़े मेंशन में पहुंच जाए तो उसकी क्या ही फीलिंग्स होंगी। सो डिनर का वक्त हो गया होता है, यून बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि इसमें क्या होगा, ये मीट होगा, वो मीट होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन वो जैसे ही उसे ओपन करती है वहाँ घास फूस रहता है। तो यहाँ पर अपना सियान बोलता है कि तुम्हें यही सब खाने को मिलेगा और तुम्हें अपनी मतलब हेल्थ मेंटेन करनी पड़ेगी, डाइटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि समझ रहे हो ना। सो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद से अपना सियान यहाँ पर रूल्स बताने लगता है कि मेरे यहाँ रहने का रूल्स क्या है। तुम्हें मतलब गिनती गिनाने लगता है कि 8 रूल्स हैं, तुम्हें जोर से नहीं बोलना होगा, यहाँ आवाज़ कम रखना पड़ेगा, मुझसे तेज़ी आवाज़ में बोलना नहीं पड़ेगा, इस तरह के बहुत ही सारे उसमें इस तरह के सिंपल खाने खाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे रूल्स वो गिनाने स्टार्ट कर देता है। लेकिन अपनी यून को अपना सियान जो है बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया होता है। वो बोलता है अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे जैसी यून तुम जल्दी ला पाओगे क्या? तो अपने दादाजी को क्या बोलोगे? क्योंकि वो भी जानती थी कि भाई अब सियान भी फंस ही चुका है। सो बोलता है तो तुम मुझे ज़्यादा कुछ लेक्चर मत दो, मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी। उसके बाद वो ऑनलाइन ऑर्डर कुछ की होती है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो उसका स्मेल इतना ज़्यादा होता है कि अपना सियान बोलता है मतलब उसके पास रह तक नहीं पाता है। बोलता है ये सब तुम कैसे खा सकती हो? बोलता है ये मेरी मर्जी है, मेरा फेवरेट फूड है, मैं घास फूस खा के नहीं रह सकती। सो यून अपने सियान को बोलती है क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? सो अपना सियान जो होता है नाक बंद कर लेता है, बोलता है नहीं मैं ये खा ही नहीं सकता। लेकिन वो एक बात सही बोल रहा था कि वो बटलर जो टकला होता है वो सच में उसकी आंटी का जो होता है मतलब वो घुसपैठिया होता है, तो वो सारी जानकारी वहाँ पर उसे दे रहा होता है। तो यून को नया वाला रूम मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपनी माँ को बोलती है कि मुझे एक नया जॉब मिला हुआ है, मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आपसे आके मिल पाऊंगी। और भाई वो अपने शावर, जब लेडीज़ को आपको पता है जब ऐसा एयर कंडीशन वाला शावर मिल जाए तो भाई वो क्या ही करती है, उसके बाद वो बाथरूम में जाके जो झमाझम नाचती है गाती है, तो वो आवाज़ से अपना सियान बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। सो सियान वहाँ से सीधे अपने उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, बोलता है दरवाज़ा खोलो, क्या कर रही हो तुम? लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पर यून का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से टब में गिरती है और भाई वो बोलती है मेरा बम, क्योंकि उसके बम में बहुत ही ज़ोर से चोट लग गई होती है। तो अपना सियान सोचता है कि क्या हुआ। सो वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर की ओर जाता है तो यहाँ पर गड़बड़ी हो गई होती है, क्योंकि सियान जो होती है मतलब यून जो होती है वो उस वक्त तौलिए में होती है और वो तौलिया भी उसका घिर चुका हुआ होता है। तो अपना यून जो होता है वहाँ उसकी नज़र अचानक से पड़ जाती है। तो भाई साहब यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड वाला माहौल हो जाता है। तो वो उसके बाद से वो अपना जैकेट उसे दे देता है, बोलता है इसे पहनो, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अपनी यून जो है वो भाई बोलती है कि ये कितना एम्बैरेसिंग सीन था मेरे लिए। सो अगला दिन जैसे ही होता है, आज पार्टी वाला दिन होता है, तो अपनी ये दोनों पहली बार तो नज़र मिलाते हैं तो दोनों बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं। लेकिन अपना सियान बोलता है कि आज तुम्हें पार्टी में जाना है तो तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने डिज़ाइनर को बुलाता है और जो कि वो उसे एकदम मतलब राजकुमारी की तरह तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। सो लड़कियाँ राजकुमारी इतनी आसानी से तो बन नहीं सकती हैं, उनको पता होता है कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए सारी दौर से अपनी यून गुजर रही थी। सो फाइनली जब यून तैयार होती है तो वो जब खुद को आईने में देखती है तो उसे खुद यकीन नहीं होता है कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन अपना सियान बोलता है नहीं अभी भी कुछ तो कमी है। सो अपनी यून बोलती है हाँ तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगती है। जैसे वो आगे बढ़ती है तो अपने सियान के ऊपर गिर जाती है। फिर उसके बाद सियान उसके पास धीरे धीरे जाने लगता है। तो यून को लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ कि ये मुझे अब किस करने वाला है। लेकिन अपना सियान जो होता है उसे स्मेल करता है, बोलता है कि हाँ मैंने बोला था ना कुछ कमी है, स्मेल की कमी है, इसमें इसके ऊपर काफ़ी अच्छे वाला परफ्यूम लगाओ कि उसकी यहाँ पर इसके मतलब इसके ऊपर से नूडल्स की बू आ रही है। जो कि वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्योंकि रात को उसने ऐसा ही नूडल्स खाया था। सो
सो फाइनली अपनी यून आ जाती है सिहान की आंटी की पार्टी में। तो वो यहाँ यून जैसी ही पार्टी में पहुंचती है, लड़कियां पूछने लगती है कि भाई आखिर ये है कौन। तो पता उन्हें चलता है कि ये सिहान की जो फियांसी होने वाली है। तो वो लोग जलन के मारा रह नहीं पाते हैं। सो वो क्या करते हैं, जो वो ड्रिंक पी रहे होते हैं जानबूझ के जाके उसके कपड़ों पर गिरा देते हैं, जो कि कॉस्टली इतने कपड़े होते हैं उसके कपड़े ख़राब कर देते हैं कि सभी लोग मतलब उसके ऊपर हंसे और उसे बेइज्जत कर सकें। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती हैं जिसको सिहान की आंटी ने पसंद किया था सिहान की मैरिज के लिए, और वो जो काफ़ी फेमस एक्ट्रेस भी होती है। तो लेकिन वो बहुत ही दिल की अच्छी होती है। वो अपनी यून को लेके जाती है और उसके कपड़े को साफ़ करती है और साथ ही साथ मतलब उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है। लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलती है सो उसे एक शॉल मतलब ओढ़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस शॉल पर लिखा हुआ था कि मतलब भाई मैं स्टूपिड हूँ, और वो पहन के वो पूरे मार्केट में घूमे, मतलब पार्टी में घूमे और सब लोग उससे मजाक उड़ाएं। इधर अपना जो भाई था सिहान था वो बहुत ज़्यादा परेशान था इस बात से कहीं वो जाके कुछ गड़बड़ ना कर दे या फिर उसकी आंटी उसके साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि वो उसका अपनी आंटी को जानती थी। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तो उसका जो मैनेजर होता है वो वहाँ पर उसके मज़े लेने स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि आपको उसकी याद आ रही है क्या। सो इस तरह की बातें वो करने लगता है। तो अपना सिहान बोलता है तुम्हें अपना बोनस नहीं चाहिए क्या। बोलता नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं मुंह बंद रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सच में सिहान बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसकी आंटी उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। तो उसका मैनेजर उसे सलाह देता है कि क्यों ना हम जाके उससे पहले ही बचा लें। और दूसरी तरफ पता चलता है कि वो जो लड़की होती है जो अच्छे होने का दिखावा करती है, असली विलन तो वही है, जो कि उसकी आंटी ने उसे पसंद किया है। तो पूरी झूठ उसे होती है। लेकिन अपने यून को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल सारे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो बहुत ही आराम से जानते हैं। सो जब उसकी आंटी सबके सामने उसे बुलाती है अपनी यून को, तो यून उस सॉल को कहीं छोड़कर आ जाती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया था। उसने मतलब सब चीज़ पहले ही पता लगा लिया था कि मेरे साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है, और ये बंदी ये किसी से कम नहीं है, ये जानबूझकर मुझसे इतना स्वीट बनने की नाटक कर रही है। सो कुछ देर बाद जब सब लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं तो यून और वो लड़की मिलते हैं, और यून उसके बाद उसे सबक सिखाना स्टार्ट कर देती है। और भाई यहाँ पर कैट फाइट देखने को मिलती है, जो कि लड़कियाँ आपस में लड़ती हैं। सो भाई लड़ते लड़ते वो लोग वहाँ जो पुल होते हैं वहाँ पर गिर जाते हैं। सो भाई वो एक्ट्रेस का तो यहाँ पर सारा मेकअप निकल जाता है, और भाई साहब वो दोनों के दोनों जब पानी से बाहर निकलते हैं तो वो लोग मतलब उसे यून को टीज़ करने लगते हैं कि तुम ये कैसे कर सकती हो। सो यून बोलती है कि तुम जानते नहीं हो मेरा सिद्धांत क्या है, आँख के बदले आँख वाला सिद्धांत मैं रखती हूँ, जैसा करोगे वैसे भरोगे, समझी कि नहीं। मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश भी मत करना। सो उसकी आंटी को मौका मिल जाता है यून को अपना मतलब समझ रहे हो ना परेशान करने के लिए, बुरा भला कहने के लिए। तो वो इतना सब कह ही रही होती है, तभी अपना सिहान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, सो इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही आ गया कि कुछ गड़बड़ ना हो सके। और अब उसकी आंटी को बोलने लगता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने ये सब जानबूझकर किया है। तो यहाँ पर उस थोड़ा सा अपनी यून को प्रोटेक्शन देता है। सो अपना यून जो होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर नाटक करना स्टार्ट कर देती है। सो जब सिहान पूछता है कि क्या तुम्हें ठंडी लग रही है, सो अपना यून सबके सामने प्यार से बोलती है डार्लिंग तुम्हारे प्यार की गर्माहट से ये मतलब मुझे समझ रहे हो ना कि मतलब तुम्हारी प्यार की गर्माहट ही काफ़ी है, मुझे ठंडी नहीं लग रही है। डार्लिंग क्या हम लोग घर चले सकते हैं क्या इन लोगों को छोड़ के। तो यहाँ पर वो मतलब इन लोगों को जेलस करने के लिए ऐसा करती है, ताकि वो एक्ट्रेस और जो आंटी है वो देख ले कि भाई ये लोग सच्चे कपल हैं, और यहाँ इन लोगों की हालत ख़राब हो रही होती है, जलन इतना हो गया होता है। लेकिन उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अच्छा चलो चलते हैं, अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। सो बोलती है कि मैं डार्लिंग बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे घर लेके चलो। सो यून जब जाने लगती है तो वो पूछती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसका मैनेजर बोलता है कि अपने मतलब सिहान साहब को थोड़ी सी आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पर आपके लिए आए हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो अपना सिहान बोलता है लगता है तुम अपना बोनस तुम भूल ही जाओ। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। सो सिहान यून को देखता है कि उसके गालों पे मतलब अभी भी मतलब पानी की कुछ बूंदे हैं, तो हैंकी से उसे पूछने के लिए जाता है। तो यून को लगता है कि भाई ये मतलब मेरे साथ क्या कुछ करने आ रहे हैं क्या, मुझसे समझ रहे हो ना वो सब चीज़ें। तो थोड़ी सी वो डर जाती है। तो लेकिन जैसे वो अपना सिहान उसके पास आता है तो इतनी जोर से छींकती है और सारे के सारे छींटे अपने सिहान के मुँह पे पड़े हुए होते हैं। सो भाई बड़े घर का लड़का, उसे इन सब चीज़ों की आदत तो होती नहीं है। सो इस चीज़ का मतलब ये था कि अपनी यून की तबीयत हो चुकी है ख़राब, क्योंकि वो ठंडे पानी में मतलब रात के वक्त गिर गई थी, तो ओबियसली उसे ठंड तो लगनी ही थी। तो अपना सिहान भी उसी के बगल में रहता है। तो उसका मैनेजर उसे देख के बोलता है आप जाके रेस्ट कर सकते हो। तो सिहान बोलता है कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पर हूँ, मैं इसे देखता हूँ। तो इतना सीरियस बात तो होता नहीं है। तो सिहान अपनी यून के बगल में ही बैठा होता है।
उसके बाद सिहान जो थोड़ी सी उसकी सेवा करना स्टार्ट कर देता है, तो मतलब चादर थोड़ा सा और ऊपर करने की कोशिश करता है। तभी यून उसके हाथों को पकड़ लेती है और वो बोलती है, मोम मोम कहाँ हो आप, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो एक्चुअली यहाँ पर सिहान देखता है कि उसे अपनी मोम की याद आ रही है, तो वो भी कुछ कर नहीं पाता है, वो उसे अपने हाथों को पकड़े रहने देता है। थोड़ा सा मतलब देखता है कि इस यून को ठंडी लग रही है भाई। वहाँ पर वो उसके काफ़ी नज़दीक आ जाता है। तो इस समय अपना सिहान भी उसे बहुत ही प्यारी भरी नज़रों से देखता है। तो सच में उसे लगता है कि यार कुछ भी हो, ये कितनी बड़बोली हो, लेकिन ये है तो क्यूट ही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अपने सिहान के हाथों में दर्द होने लगता है, तो वो हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यून उसके हाथों को पकड़ी हुई होती है। भाई वो रात तो ऐसी ही बीत जाती है। यून जैसे ही उठती है, उसकी तबीयत नॉर्मल हो चुकी होती है और वो काफ़ी मतलब हैप्पी भी दिख रही होती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, देखती है कि सिहान बिस्तर पर लेटा हुआ है, मतलब उसे कुछ हो गया और वहाँ पे ढेर सारे डॉक्टर्स की भीड़ लगी हुई है। तो अपने यून यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनको हुआ क्या है। देखती है कि डॉक्टर डिस्कस कर रहे हैं कि उनको हेल्थ को क्या हुआ, तो वो जाके सीधे उनके पास चले जाती है और मैनेजर से पूछने लगती है कि क्या हुआ, क्या बात है, इतना सीरियस है क्या, मतलब कोई चीज़ हो गया क्या। उसे कैसे पता कि रात में वो उसके हाथों को पकड़ी हुई होती है। तो वहाँ पर वो बैठी, मतलब सिहान अपना उसके बगल में बैठा होता है, जिसके वजह से उसे कोल्ड लग गया है, मतलब सर्दी हो गई, ठंडी लग गई है, बस ऐसा नॉर्मल सा बुखार है। उसका मैनेजर मतलब ऐसा नहीं बोलता है, बोलता है कि मतलब अपने सिहान साहब को थोड़ा सा मतलब सर्दी हो गया है। ये बात सुनकर अपनी यून जो है मतलब कंसल्ट होने के बजाय हंसना स्टार्ट कर देती है। ओह सर्दी हुआ है, मतलब क्या तुम लोग भी इतनी छोटी सी चीज़ों के लिए, मुझे लगा क्या हो रहा है। वो सिहान के पास जाती है, उसे देखते हुए बोलती है, यार तुम तो बहुत ही कमज़ोर वाले बॉस हो यार, ऐसा कैसे चलेगा। कुछ नहीं हुआ इसे, बस इसे थोड़ी सी मतलब अदरक वाली चाय पिलाओ, ये बिल्कुल सही है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से उस रूम से चली जाती है। तो सिहान को भाई ये सब चीज़ों की आदत तो होनी होती है, मतलब होती नहीं है, इतने बड़े घराने का लड़का है भाई, उसे एक छींक भी आ जाए तो डॉक्टरों की भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन अपने मिडिल क्लास के लोग जानते हो, अगर छींक आ भी जाए तो मम्मी और उल्टा मारती है कि और जा शाम को नहा, मैंने मना किया था ना। इस तरह की। तो सिहान को मतलब भाई बुरा लगता है कि मतलब इसकी वजह से ये सब चीज़ हुआ, और ये थोड़ा सा भी कंसल्ट नहीं है, मतलब कैसी निर्दयी लड़की है ये, मतलब समझ रहे हो ना कि उसी की वजह से ये सब चीज़ें हुआ। और वो यहाँ पर बोलती है कि भाई साहब मतलब सच्ची हंसने वाला बात तो यही है भाई कि हल्के सा कोल्ड के लिए इतना चीज़ें है, लेकिन भाई ये एक ही तो वारिस था उनका। भाई डॉक्टरों की भीड़ तो लगनी ही थी। तो यहाँ पर सिहान बहुत ही ज़्यादा मतलब उससे वो हो जाता है कि हाँ कैसे, मतलब ये अनग्रेटफुल लड़की है एकदम से। और दूसरी तरफ यून अपनी माँ से मिले हुए उन्हें बहुत दिन हो चुका होता है। तो यून चोरी चोरी चुपके अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में निकल जाती है, क्योंकि अगर वो बोलेगा, मतलब अपनी यून बोलेगी कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, ऑब्वियसली वो उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि अब वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े घराने की लड़की है और किसी ने अगर उसे देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। उसके ग्रैंडपा को भी पता चल सकता है कि भाई ये कोई बड़ी घराने की लड़की नहीं, एक आम सी मिडिल क्लास लड़की है। जिस बात का डर था वही हो रहा। वो जो एक्ट्रेस होती है वो अपनी यून का पीछा करना स्टार्ट कर देती है कि आखिर ये जा कहाँ रही है। वो यून अपने सीधे हॉस्पिटल में पहुंचती है और उसका पीछा करते वो एक्ट्रेस भी वहीं पर पहुंच जाती है। यून को पहले बात मतलब थोड़ा तो उसे लगता है कि जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है। लेकिन वो जैसे जैसे यून का पीछा करती है तो यून का शक पक्का हो जाता है कि भाई ये वही है, ये जानबूझ के मेरा पीछा कर रही है। यून भाई आप समझ रहे हो यून कितनी खतरनाक है। इसके दिमाग में कुछ खुराफात चलना स्टार्ट हो जाता है। उससे चकमा दे के एक रूम में लेके चली जाती है। उसके बाद चिल्लाना स्टार्ट करती है, ओ माय गॉड इतनी बड़ी एक्ट्रेस यहाँ हमारे रूम में, यहाँ क्या कर रही है इतने बड़े हॉस्पिटल में। बस वो भाई इतना बोलना ही था कि वहाँ पे लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि वो असल में एक फेमस एक्ट्रेस थी और सच में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लड़कियाँ पागल हो रही होती है और वो अपना नाटक करना स्टार्ट कर देती है। यून वाओ कितनी ब्यूटीफुल है, ओ माय गॉड मैंने पहली बार इन्हें लाइव देखा है, इस तरह। वो उसे वहाँ से फंसा के सीधे अपने मम्मी से मिलने के लिए चली जाती है। तो जैसे ही मम्मी देखती है, मम्मी गेम खेल रही होती है उस नए लड़के के साथ जो एडमिट हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छा सा रिकवर हो गया होता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है और जो उसकी माँ बार बार गेम में हार रही होती है। अपनी यून बोलती है कि हाँ लाओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे खेला जाता है। लेकिन उसके बाद उस लड़के को हराती है, जो कि उस गेम में वो काफ़ी एक्सपर्ट होता है। तो उसे अंदाज़ा नहीं होता है कि यून उसे इतने आसानी से हरा देगी। लेकिन वो लड़का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जो कि उस लड़के का नाम चू होता है। चू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है अपनी यून से। यून अपनी जब वहाँ से जाने लगती है तब उसे लिफ्ट के पास खड़े होकर उसे याद आता है कि अपना मोबाइल तो वो रूम में ही भूल चुकी है। लेकिन तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा अंकल जो है वहाँ पर उन्हें मतलब वो गिरे हुए पड़े हैं, उन्हें कुछ बीमारी हो गई है। वहाँ पर वो उन्हें थोड़ी वहाँ पर मेडिसिन खिलाती है और चिल्लाकर सबको बुलाती है कि इन्हें लेकर जाओ। तभी वहाँ पर चू वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि ये क्या, ये तो मतलब ये तुम्हारा फ़ोन है क्या, मुझे तुम्हारी आईडी मिल सकती है ताकि हम लोग एक दूसरे से बात कर सकें।
या हमें दोबारा गेम खेलनी हो तो हम लोग साथ खेल सकते हैं। सो अपनी यून बोलती है हाँ तुम्हारे जैसे ख़राब गेमर के साथ मैं क्या खेलूँगी। इतना बोलना ही था तभी उसको सियान का फ़ोन आ जाता है कि कहाँ पर हो तुम। तो वो स्क्रीन पे अपना चू देख लेता है कि वो बोलता है मतलब कि यार ये सियान को कैसे जानती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सो यून जैसे ही घर वहाँ पहुँचती है तो सिहान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है कि अगर किसी को मतलब पता चल जाए कि तुम कोई और हो, जिसकी मतलब समझ रहे हो ना कि उसके दादा को ये सब बातें पता चल जाए, इतने सारे जासूस यहाँ पर घूम रहे हैं मेरे पीछे और तुम ऐसे खुले में घूम रही हो। सो यहाँ पर वो उसे थोड़ा सा डांटने लगता है। सो यहाँ पर यून अपनी थोड़ी सी मतलब नाराज़ हो जाती है, और लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, गलती उसी की थी। तो बोलती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, और वहाँ से ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। सो अगले मॉर्निंग सियान जो है यून का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसके दादा का बर्थडे आ रहा होता है, तो वो लोग प्रेजेंट लेने जा रहे होते हैं। तो वो पूछता है कि वो अब तक यहाँ पर आए क्यों नहीं है। सो उसका बटलर आके तभी सियान का बोलता है कि कुछ मीडिया वाले आए हैं, आपसे कुछ बात करने चाहते हो, कि सारे के सारे बाहर मतलब भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। तो अपने सियान भी सोचता है कि ऐसा क्या हुआ है। तो यून भी उस समय वहाँ पर आ चुकी हुई होती है, और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई होती है, और यून सोचती है कि क्या ही होने वाला है। लेकिन ये होने वाला था कल कि वो जो एक्ट्रेस थी उसे हॉस्पिटल में देखा गया है। तो सब लोग पूछने लगते हैं कि आप और मतलब सियान और वो एक्ट्रेस जो है वो डेट कर रहे थे। सो वो हॉस्पिटल में गई है, क्या वो प्रेग्नेंट है, क्या वो लड़का मतलब जो बच्चा है वो आपका है या फिर उस मतलब एक्ट्रेस का ही है। तो इस तरह के बहुत से सवाल उसके ऊपर मतलब सियान के ऊपर पूछे जा रहे होते हैं, और ये सब चीज़ उसकी आंटी का ही किया होता है। तो वो पूछते कि आप लोग साथ में डेट कर रहे थे, सो क्या वो बच्चा आप ही का है। देन अपना सियान जो है अपनी यून की तरफ देखता है और पूछता है क्या हो रहा है ये सब। सो अपनी यून बताती है कि कल गलती से मतलब वो जब मेरा पीछा कर रही थी तो मैंने जानबूझकर पब्लिक में उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील कर दी थी। सो इसके वजह से ये सब हो रहा है। देन उसके बाद वो बोलने लगती कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मतलब सियान का उनका साथ उसका कुछ भी नहीं है, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, कुछ भी नहीं है। तो यून का इतना बोलना ही था कि सारे रिपोर्टर्स की नज़र यून पे पड़ जाती है। सीधे उनके सवाल चेंज हो जाते हैं कि अच्छा आप कौन है, आप सियान के साथ क्यों रह रही हैं यहाँ पर, बता सकती हैं आपका रिलेशन क्या है। देन अपना मिस्टर फू जो अपने सियान होते हैं वो सीधा बोल देता है कि ये मेरी फियांसी है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और वो उस लड़की के साथ उसका चक्कर है या नहीं वो भी क्लियर करना था। तो वो डायरेक्ट बोल देता है कि ये मेरी फियांसी है, साफ बात यही है। सो यून को भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा। तभी अचानक से अपना सियान उससे पकड़ता है और अपनी तरफ करके उससे सबके सामने पूरी मीडिया के सामने किस कर लेता है, क्योंकि वो सारे के सारे इल्ज़ाम जो है वो करना चाहता था कि मेरा उस एक्ट्रेस के साथ कुछ नहीं है, जो भी है इस लड़की के साथ ही है। सो ये मेरी फियांसी है, और वो सडनली हो जाता है किस, और यून को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। सो यून बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। सो फाइनली वहाँ शौक तो सभी के सभी हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि भाई ये अचानक से सियान इतना शरीफ सा बंदा ये अचानक से उसे किस कैसे कर सकता है। सो यहाँ पर सियान यून को सबके सामने सारे मीडिया के सामने किस कर लेता है, और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो ये कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। सो किस तो हो जाता है। उसके बाद अपनी यून बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने सियान पर बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जानते नहीं हो ये मेरा पहला किस था, तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया, मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, और तुम कैसे कह सकते हो मेरे साथ ये। सो ये सब बातें सुनकर सियान हंसने लगता है, मतलब स्माइल करने लगता है। सो हाँ तुम स्माइल कर रहे हो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, समझे ना तुम। मेरा पहला किस चोरी हो गया। फिर उसका मैनेजर बोलता है ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरे सियान साहब का भी ये पहला किस था, तुम्हें पता है। सो ऐसे बोलते हैं सियान अपने मैनेजर का मुंह देखने लगता है कि भाई ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं। मतलब वो अपने चौल में था कि जैसे कि वो तो बहुत प्ले बॉय है, लेकिन यहाँ पर सडनली मतलब सियान भी अब एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई यही मेरा पहला किस था। तो सियान बोलता है तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर दिया था, इसकी वजह से ये सब चीज़ें मुझे करना पड़े ताकि मेरे ग्रैंडपा को क्लियर हो जाए, और उस एक्ट्रेस के साथ मेरा जो नाम जुड़ा हुआ है वो एकदम से क्लियर हो जाए। सभी भी अपनी शांत नहीं होती, बोलती तुम्हें पता है ना मैं यहाँ सिर्फ अपने पैसों के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारे पैसे काम कर ली हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो। सो वो अभी भी अपने पहले किस को लेकर रोना रो रही होती है, मतलब कि भाई तुमने मेरी रेपुटेशन ख़राब कर दी, अभी सभी लोगों को पता चल गया कि मैं सिंगल नहीं हूँ, और यहीं मेरी माँ को ये सब चीज़ें पता चल गया तो मेरी खैर ही नहीं। तो उसके ग्रैंडपा को जब ये बात पता चलती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि उसने अपनी फैमिली के नाम को मिट्टी में मिला दिया, वो इसे सबके सामने कैसे कर सकता है। तो लेकिन ये सब चीज़ तो उसके आंटी का करा धरा था, उसी ने इस प्रेस को बुलाया था कि मतलब समझ रहे हो ना कि होना था कुछ और लेकिन हो गया कुछ और। सो उसके दादा जो उससे मिलने के लिए बोलते हैं कहाँ है वो दोनों, मुझे उनसे मिलना है। तो उसके ग्रैंडपा आके सीधे यही पूछते हैं इसका मतलब तुम्हारे उस मॉडल के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो अपना सियान बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब तुम अपनी यून पे काफ़ी विश्वास रखते हो। सो यहाँ पर सियान बोलते हैं हाँ मुझे पूरा विश्वास है अपनी यून पर। तो यून भी अब नाटक करने लगते हैं, अरे ग्रैंडपा मेरे और सियान के बीच इतना सारा प्यार है, कोई तीसरा वहाँ आ ही नहीं सकता है। सो यहाँ पर वो लोग थोड़ी सी नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं, और सियान मतलब फिर से उसे चेरी खिलाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों का अलग ही माहौल चल रहा होता है। बोलता है सियान की यून आपसे तुम मुझे मतलब मिस्टर फू या फिर सियान मत बोलना, अब तुम मुझे डार्लिंग बुलाना।
तो यहाँ पर से मतलब यून को ये बात हजम ही नहीं होती है कि मैं तुम्हें डार्लिंग मतलब मन ही मन बोलती है, मैं ये कैसे कह सकती हूँ। तो लेकिन उसके दादा वहाँ पे थे तो उससे मजबूरन नहीं बोला, हाँ क्यों नहीं डार्लिंग, मैं तो तुम्हें डार्लिंग ही बुलाऊंगी। तो उसके बाद सियान का मैनेजर बोलता है कि ये सब करा धरा उस लड़की उस मॉडल का ही है, उसी ने जानबूझकर प्रेस मीटिंग बुलाया था ताकि उससे पॉपुलैरिटी जो है वो गेन हो जाए और अपना सियान का नाम भी ख़राब हो जाए। तो वो उसका मतलब उसके दादा बोलते हैं कि जाओ उसे वार्निंग दे दो कि दोबारा इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलनी चाहिए वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इधर सबके चले जाने के बाद यून बोलती है, अच्छा तुमने मेरी कॉमिक्स की लाइनें मुझे पर याद दी, मुझे खाना खिलाओ, मुझे डार्लिंग बुलाओ, तुम्हें तो मेरी कॉमिक्स पसंद नहीं आ रही होती है, तो फिर उसमें से लाइनें क्यों उठाई। इस बात पे अपना सियान बोलता है, भाई इसी चीज़ की तो मुझे रिग्रेट हो रही है। उसका मैनेजर ये सब देख के बोलता है, अभी 2 मिनट पहले ये लोग इतने स्वीट बढ़ रहे थे, अब ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, इनका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इस तरफ सियान की आंटी है जो उस एक्ट्रेस को समझा रही थी कि हमारा पासा उल्टा पड़ गया है, अब जो ग्रैंडपा है वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, जब उनका बर्थडे पे तुम्हें आना है और उन्हें इंप्रेस करना है, मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। रात काफ़ी हो जाती है, अपना सियान जो है अपनी यून का वेट कर रहा होता है खाने के टेबल पर, लेकिन वो बहुत देर हो गई होती है, आई नहीं होती है, तो उसे वो टेंशन हो जाती है। तो उसे लगता है कि मतलब भाई मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही डांट फटकार दिया और मैंने अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस कर दी है। अपना मैनेजर से पूछता है कि मतलब क्या लगता है तुम्हें, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया क्या। उसका मैनेजर भी अब समझने लगता है कि भाई सियान को अब उसकी परवाह होने लगी है और उसे वही चीज़ें घूम घूम कर जो उनकी फर्स्ट केस थी वो याद होने लगता है सियान को। सियान चला जाता है यून के रूम में माफ़ी मांगने के लिए। वो दरवाज़ा खटखटाने से पहले सोचता है कि भाई मैं क्या ही करूं, कैसे उससे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन यहाँ पर यून की भी हालत ख़राब होती है और वही सब चीज़ें सोचने लगती है कि मेरी पहली किस चली गई, कैसे उसने मुझे किस किया, लेकिन उसे मतलब ख़राब नहीं लग रहा था, बट उसे थोड़ी सी अजीब लग रही थी क्योंकि वो तो उसकी पहली किस थी। वो बिस्तर पर ही अपनी कुश्ती स्टार्ट कर देती है। ऐसे सोचते सोचते दोनों की रात खत्म हो जाती है। सुबह उठती है तो यून के ऊपर एक छोटी सी प्यारी सी किटी होती है। यून उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाह ये तुम कितने प्यारे हो। ये सियान का माफ़ी मांगने का तरीका था। वो पूछता है कि तुम्हें पसंद आया। वो बोलती है कि हाँ मुझे पसंद आया। साथ ही साथ वो माफ़ी मांगता है कि मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मेरे लिए इस किटी का ध्यान रखोगी। देन उसके बाद अपनी यून बोलती है हाँ क्यों नहीं, मुझे ये किटी बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों एक दूसरे को देख के ब्लश कर रहे होते हैं, तभी उनका मैनेजर आ जाता है और तालियां बजाते हुए, वाह बॉस वाह, मैंने तो आपको अंडर एस्टिमेट कर लिया यार, आप तो लड़कियों से फ्लर्ट करने में माहिर हो। ये बात सुनकर अपनी यून थोड़ी सी फिर से कुछ ज़्यादा ही शर्माना स्टार्ट कर देती है। सियान चुपके से यून की और किटी के साथ में फ़ोटोज़ निकाल रहा था और यून को वो चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसका नज़र जाता है, हे तुम हमारी फ़ोटोज़ निकाल रहे हो, दिखाओ मुझे दिखाओ। तो वो बोलता है तुम लोग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मतलब वो किटी बहुत क्यूट लग रहा है, मैं क्यूट उस किटी का मतलब पिक्चर ले रहा हूँ, तो दिखाओ मुझे करके यून वो सीधे उसके मतलब अपने सियान के पास चली जाती है और उससे छीनने लगती है कि दिखाओ मुझे तुमने कौन सी फ़ोटोज़ ली हैं। देन अपना वो यून मतलब सियान जो है वो बोलते नहीं मुझे नहीं दिखाना है ऐसे करके, लेकिन वो जब उसे छीनने लगती है, देन यहाँ पर मोमेंट आपको पता ही नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो सीधे उसकी गोद में गिर जाती है। फिर से वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन वो किटी होता है वो परेशान होता है, भाई मुझे क्यों दबा के रखा है, छोड़ो मुझे। उसके हलचल से उन लोगों की मतलब नज़रें हटती हैं और यून उस मोबाइल को उठा के सीधे देखने लगती है कि कौन कौन सा पिक्चर इसने खींचा है। तो वो देखती है कि सच में उसने किटी का ही मतलब फ़ोटो खींचा है। तो 4-5 फ़ोटो वो स्लाइड करती है तो सारे किटीज़ के फ़ोटो होते हैं। सियान को उसके मोबाइल वापस करके जाने लगती है, लेकिन सियान जब वो अपना मोबाइल में देखता है तो भाई वो लास्ट फोटो होता है किटी का आते हैं, उसके बाद अपनी यून की ही सारी फोटोज़ होती हैं और जो कि काफ़ी प्रीटी वाली होती हैं। वो देख कर उसे बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और साथ ही साथ ये भी कि भाई मैं बच गया। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है, बॉस अरे बाप तुमने तो मुझे डरा दिया है, कैसे पिक्चर्स हैं ये, आपको पता नहीं है कि हमें ग्रैंडपा के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेने जाना है, तो चलिए चलते हैं। हाँ मतलब यहाँ पर भाई मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार या तो ये बंदा मैं इसका मैनेजर जो इनका रिलेशनशिप बना देगा या तो बिगाड़ ही देगा, क्योंकि ये कबाब में हड्डी की तरह काम करता है। सियान यून और उसका मैनेजर जाते हैं एक मशहूर पेंटर की पेंटिंग खरीदने के लिए उसके दादाजी के पास, लेकिन उसकी आंटी पहले से ही वहाँ पहुँचकर उसकी जो लास्ट पेंटिंग होती है वो भी खरीद लेती है, ताकि मतलब ग्रैंडपा को वो सबसे प्रीशियस सबसे महंगा वाला तोहफा दे, ताकि वो उनकी प्रशंसा करे और इन लोगों का मजाक उड़ जाए। वो जानबूझ के ये सब चीज़ें करती हैं। तो अब सियान समझ जाता है कि इसने ये सब चीज़ें जानबूझ के किया है। तो उसकी आंटी वहाँ से मुस्कुराती वहाँ से चली जाती हैं और उसका जो वहाँ वर्कर होता है वो भी बोलता है कि ओनली 3 इस तरह की पेंटिंग्स थी और लास्ट वाली ये तुम्हारी आंटी जो है वो बाय करके चली गई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि वहाँ पर जो पेंटर होते हैं वो और कोई नहीं होते हैं, यून ने जिसे लिफ्ट में बचाया था वो वही ग्रैंडपा होते हैं, जिसे मतलब तो वो उसे पहचान देते हैं और यून को काफ़ी मतलब वो कहते हैं कि यून तुम यहाँ पर तुमने मुझे पहचाना, तुमने ही मुझे बचाया था। तो साथ ही साथ वो पूछने लगते हैं कि ये वही लड़का है जो उस दिन व्हील चेयर पर था। तो यून बोलती नहीं ये ग्रैंडपा ये कोई दूसरा ही है। ये अपने सियान भी सोचता है कि भाई इसके अलावा मतलब मेरे अलावा और कौन बंदा हो सकता है। तो वो बोलता है कि इसका मतलब ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो नहीं ये तो मेरे बॉस हैं, बस मैं इनके लिए काम करती हूँ, मैं तो सिंगल ही हूँ। देन उसके ग्रैंडपा बोलते हैं तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेरा ग्रैंडसन भी है वो भी सिंगल है, तुम लोग डेट पर जा सकते हो। यहाँ पर सियान जो होता है थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, जेलेसी का माहौल हो जाता है। वो बोलता है हम लोग यहाँ जिस काम के लिए आए क्या वो पहले कर ले।
सो वो बताते हैं कि वो सच में वो पेंटिंग आखिरी पेंटिंग थी, बट मेरे लिए तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए जो कुछ खास है, क्योंकि ये मेरी लाइफ सेवियर है। सो इसके लिए तो कुछ भी हाजिर है, मेरे तरफ से कुछ भी हाजिर है। तो उसके बाद सियान पूछने लगता है कि वो व्हील चेयर पर लड़का कौन था जब मैं नहीं था तो। नहीं वो बस मेरी माँ के साथ ही वो एडमिट हुआ था। सो वो काफ़ी अच्छा लड़का है। लेकिन उसके बाद वो जेलेसी में बोलता है कि है सब पे विश्वास मत किया करो, समझे नहीं, सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। इस तरह की बातें वो कर रहा था क्योंकि वो उसके मुँह से दूसरे की बातें मतलब सुनना उससे गवारा नहीं था। और इतनी देर में यून की माँ का फ़ोन आ जाता है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी आके मुझसे मिलो। सो यून परेशान हो जाती कहीं उसकी माँ को वो रिपोर्ट तो नहीं दी गया टीवी में कि भाई उसने किसी ने उसको किस कर लिया है। सो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि क्या ऐसा कुछ हो गया है। तो सियान भी बोलता है कि भाई मुझे तो इसका कुछ आइडिया ही नहीं है। सो यून सीधे अपनी माँ के पास पहुँचती है जहाँ पर वो बोलती है कि मुझसे झूठ मत बोला करो और तुम्हें लाइफ में तुम्हें भी सच में किसी से साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो सही चीज़ें नहीं हैं। मनी ही सिर्फ मैटर नहीं करता है, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। सो ये यून यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है कि माँ मैं सिर्फ पैसों के लिए सब नहीं कर रही हूँ। तो मतलब ये सब चीज़ें बातें होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी उसकी माँ बोलती है तू बहुत अच्छा लड़का है, वो घर जा रहा है, उससे पहले मैं चाहती हूँ तुम उसके साथ डेट पर। क्या? तो मोम इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? तो क्या हुआ, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरी कितनी मदद की तुम्हें पता है? तो माँ अभी ना। सो उसके बाद चू वहाँ पर आ जाता है। तो भाई अब माँ की बात को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो लोग बाहर जाते हैं तो वो समझाती है कि मेरी माँ ऐसे ही है। वो किसी भी सिंगल लड़के को देखती है तो वो सोचती है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ, तो प्लीज़ ऐसा मत मतलब। तो उसके बाद चू बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो, क्योंकि वो तो इसमें इंटरेस्टेड ही होता है। बोलता है तुम्हारी पसंदीदा मतलब क्या खाना क्या है बताओ। क्यों? तुम्हारी माँ ने बोला ना कि हम लोग खाने पे जा सकते हैं, तो तुम्हें जो पसंद होगा हम लोग वही करेंगे। सो बोलती प्लीज़ 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 ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मेरी माँ की बातों को सीरियस मत लो। सो चू अपने दिल की बात उनसे करने वाला होता है, तभी वहाँ पर अपने सिहान की एंट्री हो जाती है। क्योंकि भाई अब वो जेलस होने वाला था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो किससे मिलने के लिए जा रही है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सो यहाँ पर उसका मैनेजर भी समझ जाता है कि यहाँ पर अब जेलेसी का माहौल होने वाला है। सो यून खुद ही उनको बारे में बताने लगती है कि ये सियान है, ये मेरे बॉस से मैं इनके लिए काम करती हूँ, और ये जो है इनका नाम चू है, ये मेरे मॉम के साथ रहते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं। बस ये सब करके वो इंट्रोड्यूस कराना चाहती है। उसके बाद जब वो लोग हैंडशेक करते हैं, सो हैंडशेक में ही पता चल जाता है कि वो लोग कितना ज़्यादा एक दूसरे से मतलब भाई, समझ रहे हो ना। तो उसका मैनेजर भी बोलता है मुझे मेल कॉम्पिटिशन की बू आ रही है, लगता है कुछ घमासान होने वाला है। सो यून कोशिश करती है कि मैं यहाँ से जल्दी निकलूँ कि मामला यहाँ आगे ना बढ़ जाए। तो बोलती है अच्छा आज के लिए बहुत है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो उसका मैनेजर पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हें पता नहीं है मेंस का ईगो कैसा होता है, यहीं पर रुको। सो जो यून चू होता है वो बोलता है कि चलो आदमी के आदमी मतलब कंपटीशन करके देख लेते हैं कौन सबसे बेस्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों व्हील चेयर पर ही होते हैं। क्योंकि चू जो है यून को डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन सियान जो है उसे लेके जाने नहीं देना चाहता था। वो भी कंपटीशन के लिए राजी हो जाता है। सो यून बोलती है कि भाई ये लोग क्या ही कर रहे हैं, वो परेशान हो जाती है। लेकिन उसका मैनेजर जो है रेस बिगिन कर देता है, रेस शुरू हो जाता है। तो उसका मैनेजर पूछता है अच्छा एक बात बताओ, तुम किसको चाहती हो कि कौन जीते? तो यून बोलती है मैं चाहती हूँ कि क्या तुम भी बच्चों जैसा बात कर रहे हो, ये लोग बच्चों के तरह तुम भी कर रहे हो, और तुम चाहते हो मैं भी बच्ची बन जाऊँ। लेकिन उसका मैनेजर जानता था कि वो किसकी जीत में ज़्यादा खुशी होगी। तो भी वो फाइनल धीरे कभी वो आगे कभी वो पीछे इस तरह की रेस हो रही थी। लेकिन फाइनली हमारा जो सियान होता है वो जीत जाता है, और इस बात से हमारी यून काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई पड़ती है कि यून जीत गया है। तो मतलब सियान जीत गया है, तो इस बात से यून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि असल में वो चाहती भी नहीं थी कि उसके साथ डेट पर जाए। तो उसके बाद चू बोलता है कि यार इतना भी मज़ेदार ये था नहीं। उसके बाद वो उठ के जाने लगता है, वो भी व्हील चेयर से। तो अपनी यून बोलती है तुम तो बिल्कुल ठीक है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मुझे इसमें मज़ा आ रहा था, बस इसीलिए मैं कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तुमसे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो यून कहती है ऐसा क्यों लगता है ये लोग एक दूसरे को जानते हैं? तभी उसका मैनेजर बोलता है सियान साहब आपके हाथों से खून निकल रहा है, आपको चोट तो नहीं लगी है? तो ना वो सिग्मा मेल बन के बोलता है ना मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसका मैनेजर फिर इशारा करता है कि अरे कुछ करो नाटक की, वो तुम्हारे मतलब समझ रहे हो ना, परवाह करे। उसके बाद वो फिर से अरे सच में मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर उसका काम मतलब कर जाता है वर्क। यून सीधे उसका हाथ पकड़ लेती है, आप भी ना ये बच्चे जैसा हालत क्यों ये सब कर रहे हो, देखो ये कितना खून बह रहा है। सो यहाँ पर जो उसका प्लान था वो तो वर्क कर ही चुका होता है। सो प्लान जैसे ही वर्क करता है, उसका मैनेजर बोलता है मैं तो दुनिया का सबसे बेस्ट मैच मेकर हूँ, और समझ रहे हो ना अपने आप पे फील करने लगता है। मैं लगता है इन दोनों को मिला के ही छोड़ूंगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ पता चलता है कि चू जो है वो भी बहुत ही बड़ा घर का लड़का है, और वो भी अपने फैमिली की मतलब वो समझते हो ना रिपोर्ट, वो इसके लिए कि वो जो करना चाहते हैं वो करने नहीं देते, इसीलिए वो नाटक कर रहा, वहाँ से भाग के हॉस्पिटल में रह रहा था और उससे मज़ा आ रहा था, इसलिए वहीं पर लग गया। लेकिन उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं कि आपके फादर बुला रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। सो मतलब यहाँ भी पता चलता है कि भाई ये सच में लगता है कि सिहान और चू एक दूसरे को जानते हैं। सो घर आके यून जो होती है सिहान के हाथों पे मलहम लगा दी होती है, और वो बोलती है कि ऐसा बचपना करने की क्या ज़रूरत थी, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो। यहाँ पर सियान बोलता है तो इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह है ना।
सो वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, उसके बोलती है कि हाँ परवाह क्यों नहीं होगी, तो फिर मतलब मेरे बिजली का बिल कौन भरेगा फिर, मतलब समझ रहे हो ना कि मैं आपके लिए पैसे के काम कर रही हूँ, आपको कुछ हो जाएगा तो मुझे फिर पेमेंट कहाँ से मिलेगी। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। तभी सियान यून का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। सो यहाँ पर दोनों का थोड़ा सा क्लोज मोमेंट हो ही रहा होता है, तभी उसका मैनेजर पीछे से टपक के बोलता है बॉस। दोनों का ध्यान भंग होता है। मैंने गिफ्ट को रैप कर लिया, बस यही बताने वाला था, मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बस जा रहा हूँ। उसके बाद वो चुपके से नीचे चल जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई तू सच में कबाब में हड्डी है इन लोगों के लिए। सो नाउ इट्स पार्टी टाइम। सभी लोग पार्टी में इकट्ठा हो गए थे, लेकिन पार्टी में जब उसकी आंटी और वो एक्ट्रेस आने वाली है तो जरूर कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। तो इस बवाल वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सियान की आंटी ने उसकी ग्रैंडपा को एक पेंटिंग गिफ्ट किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन अब बारी अपनी यून की आती है। तो यून जब जाती है सो एक छोटा सा स्टंप देती है जो कि वो उससे भी ज़्यादा यूनिक होता है। वो उसी ग्रैंडपा ने दिया होता है जिसने वो पेंटिंग बनाई होती है, लेकिन वो कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में उस स्टंप को कभी किसी को बेचा नहीं था और वो बहुत ही रेयर था। उसे यहाँ तक कि उसके ग्रैंडपा जो थे सियान के, वो खुद लेना चाहते थे इसे, लेकिन वो ले नहीं पा रहे थे। सो वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे डिक्लेयर करते हैं कि ये जो गिफ्ट है ये मतलब सबसे ज़्यादा रेयर गिफ्ट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो भाई उसकी आंटी के मुंह पे फिर से तमाचा पड़ जाता है अपनी यून का। सो ग्रैंडपा यून की बहुत तारीफ़ करते हैं और सियान की भी प्रशंसा करते हैं कि दोनों ने मिल के ले कर आया है, और बोलती हैं कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यून हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली है। तो सभी मतलब इंजॉय कर रहे थे, तभी मिस्टर चू की एंट्री होती है जो कि एक बहुत बड़े, समझ रहे हो, जैसे सियान है वैसी वो भी एक बड़े घराने का लड़का है। तो अपनी यून तो उसे देखकर हैरान हो गई होती है कि भाई कहीं ये मेरा पोल ना सबके सामने खोल दे, क्योंकि वो तो उसे अच्छी तरीके से जानता था। तो सियान के ग्रैंडपा भी उसे जानते थे, जो कि वो बचपन में बहुत छोटा था तो उसे पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो पहचानते हैं तो उसके गिफ्ट से भी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अपनी यून जो होती है वो डरी हुई होती है और सियान भी थोड़ा घबराया हुआ होता है कि कहीं वो उसका पोल ना खोल दे ग्रैंडपा के सामने, लेकिन वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तभी सब लोग बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ डांस करिए। तभी अपना मिस्टर चू जो होता है वो आके सीधे यून के पास बोलता है क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, कि मतलब फिर उसके बाद वो सियान को भी टोन मारते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हारी मतलब फियांसी को कुछ देर के लिए उधार ले सकता हूँ। सो लेकिन उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कोई बात नहीं जाओ जाओ, ये मतलब अब तो वो गेस्ट है, गेस्ट को कैसे मना कर सकते हैं। सो वो सीधे सियान को मतलब यून को लेके जाता है, डांस फ्लोर पे डांस करने लगता है, लेकिन ये बात अपने सियान को बर्दाश्त नहीं होती है। सो वो गुस्सा करके रह जाता क्योंकि उसके हाथ में भी कुछ था नहीं, ग्रैंडपा ने भी परमिशन दे दिया था। यहाँ पर यून उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये सब बात मेरे मतलब पेरेंट्स को मत, मतलब मम्मी को मत बताना। और यहाँ वो भी कहता है कि मुझे पता है, मैं मतलब तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम जरूर इसका कोई मतलब होगा इसलिए तुम ये सब चीज़ कर रही हो, और ये भी जानता हूँ कि इससे तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही होगी। सो यहाँ पर यून थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है कि भाई चलो ये कम से कम बंदा अंडरस्टैंडिंग ही तो है। लेकिन यहाँ पर सियान की भाई जलेसी की मारा हालत ख़राब हो रही थी। तभी उसे कोई एक वेटर आता है और एक दूसरे ड्रिंक ऑफर करता है, बोलता है सर ये टेस्ट करिए। सो सियान गुस्से में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, लेकिन उसके बाद जब यून का ध्यान पहुंचता है कि सियान कहाँ पर है, क्योंकि भाई वो उसे प्रोटेक्शन देने वाली थी, क्योंकि उसे पता है कि वो उसके आंटी के पार्टी उसके क्या बोल रहा हूँ, मतलब उसकी आंटी भी पार्टी में है तो ज़रूर कुछ गड़बड़ कर सकती है। यहाँ सियान ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा था और बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि उसकी जो एक्ट्रेस थी उसने और उसकी आंटी ने जानबूझकर उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था कि उसे कुछ होश ना रह जाए। और उसके पास वो आती है जो कि उसे एक रूम में लेकर चली जाती है और रूम को बाहर से लॉक कर देती है ताकि उसके साथ कुछ करे ऐसा। उसके बाद उसकी आंटी मतलब उसके ग्रैंडपा को लेकर आए और रंगे हाथ पकड़े जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं वो लोग। सो यून इधर सियान को ढूंढ रही थी और सियान को ये लड़की अपने जाल में फंसाने के तैयार हो गई थी। वो सीधे उसकी गोद में बैठ जाती है और वेट करती है कि उसकी आंटी सीधे लेकर आएगी उसके ग्रैंडपा को और वो एक्सपोज हो जाएगा। सो थोड़ी देर बाद उसकी आंटी बुलाकर उसे कि आपके लिए एक प्रेजेंट है करके सीधे ग्रैंडपा को लेकर आने लगती है उस गेस्ट वाले रूम में। तो उसे पता चल जाता है इसका मतलब वो गेस्ट वाले रूम में है। तो वो जल्दी से जाके खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सामने से लॉक होता है। तो अपनी यून को समझ नहीं आता क्या करूँ, तो बोलती है कि शायद पीछे से खुला हो। देन वो पीछे की ओर से जाने की कोशिश करती है उस रूम में और फाइनली मतलब वो देखती है कि रूम पीछे से खुला हुआ है। तो वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि वो जो है एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए, मतलब समझ रहे हो ना, वो उसके ऊपर कुछ मोलेस्टिंग का कुछ करना कोशिश कर रही है। सो भाई जैसे ही वो आप यून को जानते हो भाई, उससे बस एक ही पंच मारना होता है भाई, वो मतलब बेहोश कर देता है उसे, कर देती है उसे नॉक करके, और उसके जगह पर वो अब खुद हो जाती है। मतलब अब सियान के गोद पर वो खुद बैठ जाती है। और जैसे उसके ग्रैंडपा की एंट्री होती है तो उसके ग्रैंडपा मतलब उसके देखते हैं कि भाई सियान जो है और यून एक साथ एक दूसरे के से चिपके हुए हैं और यून जो है नाटक कर रही है, सियान मतलब मत करिए प्लीज़, आप होश में आइए, ये वो हेन तेन, मतलब कि क्या हो गया आपको। तो उसके बाद उसकी आंटी आके ये क्या कर रही हो तुम लोग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सो उसके बाद उसके अंकल भी बोलते हैं कि ग्रैंडपा बोलते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं है लोग। तो वो मतलब बताती है कि पता नहीं इन्होंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था इसकी वजह से। सो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कोई बात नहीं, ये सब तो तुम लोगों के बीच की बात है, यंग लोगों की बात है, चलो यहाँ से चलते हैं। सो उसकी आंटी जो होती है वो हाथ मलते रह जाती कि भाई अब ये कैसे हो गया, यहाँ पर तो किसी और को होना चाहिए था, पर ये यून यहाँ पर क्या कर रही है।
सो ग्रैंडपा भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं उनको कि मैं सियान को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखो। ऐसा करके वो चली जाए, वहाँ से चले जाते हैं और अपनी यून बोलती है गुड बाय ग्रैंडपा, और लेकिन उसकी आंटी उसे बस घूरते ही रह जाती है। सो जब वो लोग चले जाते हैं तो वो याद करती है कि ये सडनली मतलब बीच के समय में क्या हुआ था। वो जैसे ही दरवाजे को खोली थी और उस लड़की को उसके सामने पाई थी सियान के, तो वो कैसे उसे मार के उसे बेहोश कर देती है और वो कितना ज़्यादा शौक हो गई थी। सो वहीं यहाँ पर मतलब उसके बाद अपना सियान उसे पकड़ के गोद में बैठा हुआ होता है और वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती है क्योंकि उसने बहुत से टाइट उसे पकड़ा हुआ होता है और ऐसे ऐसे करके उससे भी नींद आ जाती है और वो भी उसी के गोद में ही सो जाती है। तो सुबह होते ही जैसे उसकी आँख खुलती है, सियान उसके बगल में बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। तो यून अपनी हैरान हो जाती है कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो और मेरे कपड़े किसने बदले, तुम बहुत बुरे आदमी हो। तो वो अपने आप को इससे ढकने की कोशिश करती है जैसे सियान ने उसके साथ कुछ किया हो। सो सियान उसके साथ मजाक करते हुए कहता है अरे ऐसा कुछ अब तुम्हें रहा नहीं जो मैंने देखा नहीं है। पहली बार ही मैंने तुम्हें बहुत कुछ देख लिया था। आपको वो इंसिडेंट याद होगा जब वो उसके बाथरूम में चला जाता है। सो उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें पता है तुम रात में क्या बोल रही थी? क्या? यही कि तुम मुझे बहुत चाहती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। इस तरह की बातें सियान करने लगा था कि तुम नींद में ये सब बातें बड़बड़ा रही। तो सियान धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है उससे किस करने के लिए। तभी वो अचानक से नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा करके वो वहाँ से बेड से इतनी तेज़ी के साथ भागती है जैसे उसने किसी ने मतलब भूत देख लिया हो। सो यून भाग के वॉशरूम में जब जाती है तो वो सच बोलती क्या मैंने सच में ऐसा कहा? क्योंकि रियलिटी तो यही थी कि अब दोनों के दिल में प्यार जग चुका है। उसके बाद अपनी यून ब्लश करने लगती है और अपना सियान भी उस तरफ भाई ब्लश ही कर रहा होता है। और इस तरफ जब नौकर मतलब जो सफाई कर रहे थे तभी वो एक्ट्रेस उठती है क्योंकि उसे पंच पड़ा होता है। वो सुबह से बेहोश पड़ी हुई होती है। सभी वो देखती क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो, कभी खूबसूरत लड़की कोई देखी नहीं क्या? और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सो उसकी आंटी जो होती है एक्ट्रेस की मतलब जो उसकी सियान की आंटी होती है वो उसे बता रही होती है कि तुमसे एक काम नहीं हो सकता है, तुम्हें ऐसे छोटा सा काम दिया था वो भी यून ने ख़राब कर दिया। और यहाँ से वो लोग थोड़ी सी यहाँ भी उन लोगों की तो में हो जाती है। लेकिन वो एक्ट्रेस बोलती है आपसे कुछ होने वाला नहीं है, आप उसकी असल खून नहीं हो ना, आप उसकी सौतेली हो, लेकिन मैं उसकी असली वाइफ बनूंगी, वहाँ की महारानी बनूंगी। ये सब चीज़ें बोलना स्टार्ट करती है। तो उसकी आंटी को इतना पारा चढ़ जाता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही उल्टा तुम मुझे दिखा रहे हो। देन उसे वो धक्के मार के वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ अपनी सियान और यून की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। सियान जो है यून पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान होता है, उसके लिए बहुत सारे मतलब खाने की चीज़ें लेके आता है लेकिन उसे वो स्मेल पसंद नहीं आती। वो नाक बंद करके बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी अपनी यून कहती है क्या बात है, तुम ये सारे रूल्स कहाँ गए तुम्हारे कि मेरे सामने ये सब चीज़ें नहीं खा सकती हो, बाहर के सामान नहीं खा सकती हो। तो अपना सियान बड़ी प्यार से बोलता है कि अब इस घर में एक ही रूल चलेगा, वो भी तुम्हारा चलेगा, तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकती हो। तो अपने यून फिर से ब्लश करना स्टार्ट कर देती है, स्माइल करते हुए खाना खाना स्टार्ट करती है। लेकिन तभी वो बीच में पूछती है कि आखिर तुम्हारे पैरों के साथ क्या हुआ था, क्या मुझे बता सकते हो? देन वो बताता है कि 7 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था जो कि मेरे पापा मेरे साथ में थे और मेरी गलती की वजह से मतलब मैंने जीत किया था। तो मेरे पापा मेरे साथ गए थे और इस बात का पछतावा है, इसीलिए मैं अपने आप को एकदम सुरक्षित रखता हूँ ताकि मेरे पापा मुझे बचाने के लिए ये सब किए हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना, वो खुद को इसीलिए प्रोटेक्शन में रखता है कि उसके पापा जहाँ भी रहे उसे देख के खुश रहे। तो यून यहाँ सियान को बोलती है तुम टेंशन मतलब फ्यूचर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। ये बात सुनकर सियान बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी उसका मैनेजर आके बोलता है कि आपके लिए एक मैसेज है यूनाइटेड स्टेट से, मतलब अमेरिका से एक मैसेज आया है। तो ये बात सुनकर सियान वहाँ से सीधे चला जाता है। तो तभी सियान फ़ोन पे किसी से बात करता है और अपने मैनेजर को बताता है कि हमने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था कि वो कार एक्सीडेंट जो था वो किसी का प्लान था, किसी ने मतलब जानबूझकर किया है और वो शायद वही है जिसकी बात हम सोच रहे हैं। तो इस तरह की बात होती है। तभी एक कहानी में भाई ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि भाई सियान अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि बस इसी दिन के लिए मैं इतने दिन से व्हील चेयर पर बैठा हुआ था कि मतलब समझ रहे हो ना कि मुझे असली कातिल का पता चल जाए जिसने ये कार एक्सीडेंट किया था। देन उसके बाद वो जैसे खड़ा होता है भाई मैं तो बोला भाई ये क्या है ट्विस्ट है इस कहानी में। सो उसके बाद अपना मैनेजर बोलता है कि तो क्या आप मतलब यून को बताना चाहते हो कि आप ठीक हो, ये सब चीज़ आप क्यों कर रहे थे? देन उसके बाद सियान बोलता है कि उसे जितना कम पता चलेगा उसके लिए इतना ही सही है और मैं नहीं चाहता कि उसे किसी तरीके की तकलीफ हो। भाई अपने यून के पास आता है और जो यूनाइटेड स्टेट जाने की तैयारी करने लगता है लेकिन यून को आखिरी नहीं मतलब गुड बाय करने के लिए आता है। यून सॉरी होती है। सो वो उसे मतलब किस करता है और समझ रहे हो ना क्योंकि अब सियान को अपनी यून से हो गया है प्यार, भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो बोलता है कि ये बिल्कुल मेरी पिग की जैसी है। पता नहीं क्यों ड्रामा एक्सप्लेनेशन में यार सब लोग अपनी मतलब समझ रहे हो ना सबको पिग ही क्यों बोलते हैं। मीटियोर गार्डन मैंने देखा उसमें उसने अपनी संशया को पिग से तुलना किया। ड्रैगन किंग में उसमें मैंने देखा उसने भी अपने उसको भाई क्या चल रहा है। सो सुबह उठते जब यून अपने उसके मैनेजर से पूछती है कि भाई सियान कहाँ पे है, तो वो बताता है कि वो अभी किसी इमरजेंसी काम से यूनाइटेड स्टेट चला गया है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। सो इस बात से अपनी यून बोलती है कि उसने मुझे क्यों ये सब बारे में नहीं बताया। देन वो बोलती है कि मैंने अपने कॉमिक्स में भी यही सब देखा है कि अचानक से कोई थर्ड पार्टी आ जाती, कोई तीसरी आ जाती है जिसको वजह से हीरो अपने हीरोइन को छोड़ के चला जाता है और बहुत से दुख देखने पड़ते हैं हीरोइन को। तो मतलब वो इस तरह बता रही थी कि पक्का जरूर कुछ गड़बड़ है, वो पक्का किसी से मिलने गया है। क्या उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी क्या? बताओ मुझे प्लीज़।
सो यहाँ पर वो थोड़ी सी वो हो जाती है कि भाई कहीं वो मुझे छोड़कर, क्योंकि अब वो लोग पास आने वाले थे, तो बोलते हैं अपने यून बोलती है कि ऐसे मौके पे ऐसे ही होता है, कोई थर्ड पार्टी आके हमारे प्यार को डिस्ट्रॉय कर देती है, बताओ मुझे प्लीज़। देन उसका मैनेजर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कंपनी टेक ओवर करने वाले हैं, इसीलिए वो यूनाइटेड स्टेट गए और कोई बात नहीं है। सो अपने सियान के जाते ही उसकी आंटी जो होती है वो सीधे चेयर पे बैठ जाती है, भाई मैनेजर के नहीं, वो जो सीईओ का चेयर होता है उस पर बैठ जाती है, बोलती है अब सारे अधिकार मेरे हाथ में है जब तक सियान नहीं आ रहा है। सो ये वो सब बातें कर ही रही होती है, तभी एंट्री होती है हमारी यून और उसके मैनेजर की, और वो बोलते हैं कि सियान चाहते हैं कि जो कंपनी जो है अभी यून के हाथों में हो वो संभाले। सो उसकी आंटी मतलब वो हो जाती है कि ऐसा कैसा, तुम्हें कुछ आता जाता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो अपने बोर्ड मेंबर से पूछती है, तो सारे बोर्ड मेंबर्स एग्री हो जाते हैं कि सियान साहब का फैसला है तो हम जरूर मानेंगे। सो यून हमारी बन जाती है, मतलब वहाँ की सीईओ बन जाती है, और इस बात को देखकर जो आंटी होती है उसके तो खून ही खोल रहे होते हैं कि भाई आज ही आई हुई लड़की मेरी जगह ले रही है। देन सियान की आंटी कहाँ खले मतलब वो बैठने वाली थी, वो बोलती है कि अगर तुम्हें सीईओ की कुर्सी चाहिए तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स भी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। इसका मतलब उसने फिर कुछ उसके लिए किया होगा। सो यहाँ पर वो ऐसा बोलती है कि जैसे यून को अब भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो यून यहाँ पर अपनी चेयर में बैठी होती है और सियान सारे काम करके जा चुका होता है, बस उसे साइन करना होता है। तो यून काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस बात से। तो तभी उसके मैनेजर के पास फ़ोन आता है कि नीचे एक आदमी आके यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर रहा है, जो कि चू की कंपनी का आदमी होता है। बोलता है कि तो आपने हमारे मतलब कुछ काम जो था उसके लिए चीप मटेरियल्स का यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ेगा, ये मतलब इस तरह का वो सब बातें करना स्टार्ट कर देता है। तो यून बोलती है कि मतलब लाओ मुझे फाइल दिखाओ। सो यहाँ पर वो बात होती है कि 90 समझ रहे हो ना कि उसकी जो आंटी है वो जानबूझकर इस बंदे को ऐसा बोल के, और बात यहाँ सच होती है कि वो चीप मटेरियल ही होता है। सोचू की कंपनी का ये जो खास आदमी होता है वो आके क्लेम करता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो भाई साहब हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तो ताकि आपका नाम रेपुटेशन सब खराब हो जाए। सो यून को फंसता हुआ देखकर उसकी आंटी जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब इसे इसका इनाम मिल चुका है। तो बाद में जब उसका मैनेजर वो फाइल देखता है तो वो बोलता है कि उसका क्लेम तो सही है, ख़राब माल इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से हमारी रिपोर्टेशन सच में ख़राब हो सकती है। सो वो परेशान हो जाती है, बोलती है कि मैं सियान को फ़ोन लगाने जा रही हूँ। तभी मिस्टर चू आ जाते हैं। सो वो आके मतलब उसका तो दोस्त होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सो सियान का मैनेजर बोलता है कि तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय आकर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और तुम उसके बॉस होकर आके उस इल्ज़ाम को खारिज करना चाहते हो, ये क्या करना चाह रहे हो तुम। सो मतलब मिस्टर चू बोलता है कि यार वो जो आदमी है वो बहुत ही करप्टेड है, मैंने उसे पहले ही निकाल दिया है, लेकिन मैं तुम्हारा इस काम में मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी कंपनी का रेपुटेशन बचा सकता हूँ। बट उसकी एक ही शर्त होती है कि भाई मैं ये फेवर तुम्हें कर रहा हूँ तो तुम्हें भी बस मेरा एक फेवर ही करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है, पहले ये सब चीज़ें मतलब सॉर्ट हो जानी चाहिए कि क्या ही हो रहा है, क्योंकि वो सियान को परेशान नहीं करना चाहती थी और सीईओ भी बन चुकी थी, तो उसका रेपुटेशन भी उसके हाथों में था। देन वो एग्री हो जाती है। सो जैसे वो नीचे आती है, सारे प्रेस मीडिया को वो उसकी आंटी ने बुला लिया था पहले से ही, और बहुत ही भोली बनने का नाटक कर रही थी, और ये भी बोल रही थी कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, यहाँ की प्रेसिडेंट अभी यही है तो इनसे आप सब सवाल कर सकते हो। लेकिन जब कहानी में ट्विस्ट तभी आ जाता है जब मिस्टर चू आ जाते हैं और उसके बाद वो बात कर चुके होते हैं उस आदमी से, अपने एम्प्लॉय से, कि अगर तुम्हें इस काम पर रहना है तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी। सो न्यूज़ मीडिया वालों से बोलती है, इसका जवाब तो वो मैनेजर अपने मुंह से खुद देने देंगे। तो उसकी आंटी को समझ नहीं पाते कि ये क्या करने वाली है, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर वहाँ पे आता है वो उसके आंटी के सामने हाथ जोड़ लेता है, बोलता है कि माफ़ कर दीजिए, आपके कहने पे मैंने ये सब किया है, पर अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं अपनी नौकरी को दांव पे नहीं लगा सकता है। तो वो सीधे माफ़ी मांगने लगता है। तो इसका मतलब अब सारा का सारा इल्ज़ाम जो होता है वो आ जाता है कि सियान की आंटी के ऊपर, तो वो सीधे उससे माफ़ी मांगने लगता है, और सारे प्रेस मीडिया ने जो होते हैं वो सब समझ जाते हैं कि ये सब उसकी आंटी का करा धरा है। तो सब लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं कि आपने ये सब क्यों किया, आप तो इस परिवार का सदस्य थे, तो आप ही ने क्यों इसे धोखा दिया, इस कंपनी को रेपुटेशन को ख़राब करना चाहा। सो ऑब्वियसली सियान के दादाजी को ये बात तो पता चलनी ही थी। देन वो उसकी आंटी को मतलब क्लास लगा लेते हैं, और साहब मतलब जो जिस पोस्ट पर होती है उस पोस्ट से उसे निकाल कर अपने यून को वो पोस्ट दे देते हैं। बोलते हैं तुम तो हमारी फैमिली का हिस्सा थी, तो तुमने अपनी मतलब कि हमारी फैमिली अपनी फैमिली की तरह तुम्हें समझना चाहिए था, तुमने इसका रेपुटेशन ख़राब कर दिया। और बहुत ही सारे बातें करते हैं, और यून बेचारी बहुत ही मजे लेने स्टार्ट कर देती है उसकी आंटी की। लेकिन यहाँ पर उसके दादाजी की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। देन उसके बोलती है कि दादाजी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे लेकर चली जाती है। तो यहाँ पर उसकी आंटी को मुँह की एक और खानी पड़ती है। सो यून बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका रेपुटेशन भी बच चुका था और उसके दादा के सामने वो इम्प्रेस भी हो चुकी थी। तो वो पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो चू बोलता है कि मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हें मुझे दे नहीं सकती। क्या बोला तुमने? अरे नहीं कुछ भी, बस मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर पर चलो, जैसे तुम्हारी मॉम ने भी चाहा था। क्या कर सकती हो ना मेरे लिए इतना? सो यून बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं सियान की फियांसी हूँ, लोगों को जब ये पता चलेगा, मीडिया में अगर बात चली गई सो हमारी रिपोर्टेशन ख़राब हो जाएगी, पर क्या तुम कुछ और नहीं कर सकते हो? हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी बात मानो। तो उसके बाद फिर से तुमने सियान का नाम ले लिया। ये मैं था जो इस वक्त इतने बुरे समय में तुम्हारे साथ था, ना कि सियान। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? सो इतना कहना ही था कि वो उसके साथ डिनर पर चली आती है। फिर उसके बाद वहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें जो खाना है खाओ। तो यहाँ पर थोड़ी सी वो घबराती है कि यार मैं सबके सामने कैसे, लेकिन वो बोलती है कि मुझे हॉटपॉट खाना है। सो उसके बाद वो हॉटपॉट का उन लोगों ऑर्डर करते हैं। पता नहीं यार, मैंने कभी हॉटपॉट नहीं खाया है, बट मैं डेफिनेटली एक बार तो कोरियन हॉटपॉट खाना चाहूँगा।
तो कहानी में ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब वहाँ पर सिहान वहाँ पहुँच जाता है, तो सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन जलन के मारा सिहान यूनाइटेड स्टेट में रह नहीं पाता है। देन वहाँ पर जो चू होता है वो सारी चीज़ें बता देता है कि यून को क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो लंबी लिस्ट गिना देता है। तो अपनी यून भी शॉक हो जाती है कि भाई तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता। देन वो बताता है कि तुम्हारी माँ से मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में पूछ ली है, और इसे तो तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हें हॉट पॉट खाना पसंद है। तो लेकिन यहाँ पर यून होती है कि मामला को मतलब समझाने की कोशिश करती है भाई कि नहीं मुझे सब कुछ पसंद है, जो सिहान को पसंद है वो भी है, तो कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि दोनों लड़े नहीं आपस में। देन उसके बाद वो लोग जैसे ही खाना खा के फिनिश करते हैं, देन वहाँ पर एक फल आ जाता है, बोलता है कि सर ये फल आप लोगों के लिए फ्री है। सो अपना चू जो होता है एक फल उठा के यून को खिलाने की कोशिश करता है, तो वो जैसे ही खिलाने जाता है सो वो मतलब वो बोलती है कि नहीं मैं अपने से खा लूँगी। उसके बाद जैसे वो यून जो होती है अपने हाथ में फल ले लेती है, तो यहाँ पर सिहान की नाटक चालू हो जाता है। वो मुँह खोल के बोलता है मुझे खिलाओ तुम। सो मतलब चू बोलता है क्या तुम इतने बड़े हो गए तुम अपने से खा नहीं सकते क्या। सो अपना सिहान बोलता है तुम ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते, ये सिर्फ कपल समझ सकते हैं, हम लोग ये अक्सर किया करते हैं। ये सब उसे चिढ़ाने के लिए कर रहा होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अजब सा माहौल हो जाता है। तो मतलब वो समझ नहीं पाती कि अब मैं क्या करूँ, कि इसके साइड रहूँ कि उसके साइड रहूँ। असल में तो वो सिहान की साइड होती है, लेकिन तभी अब वो चूँकि तो दिल तो दुखा नहीं सकती ना। सो इसी बीच यून जब जूस पीने की कोशिश करती है तो उसे सड़क जाता है। देन उसके बाद वो लोग उसके पीठ को सहलाना स्टार्ट करते हैं। सो सिहान देखता है कि जो भी उसके मतलब उसे सहला रहा है तो वो उसे अपनी ओर खींचता है, तो चू उसे अपनी ओर खींचने लगता है। तो दोनों एक दूसरे के उसे खींच रहे होते हैं। उस वक्त उसे खांसी भी आ रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, बोलते हैं छोड़ो मुझे, तुम दोनों तो मुझे मार ही दोगे। सो उसके बाद यहाँ पर बहुत ही माहौल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है रजिया गुंडों में फंस गई है। इतना ही नहीं, उस समय उस रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी चल रही थी, तो कपल्स के लिए हेडवेयर्स आया होता है। सो उसे देखकर वो जैसे ही पहनने जाती है कि अपनी यून को अच्छा लगता है, लेकिन वो दूसरा वाला वो चू ले लेता है। तो वो जैसे ही पहनने जाता है सो अपना यून देखकर मतलब अपना सिहान देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मतलब ये कैसे ले सकता है, कि कपल तो हम है। देन वो लड़की वाला जो ब्रेसलेट होता है उसे उठा के सिहान खुद पहन लेता है, बोलता है अब ये ठीक है। सो जब ये सब चीज़ें हो जाते हैं उसके बाद चू बोलता है अपनी यून को कि भाई मुझे घर तक छोड़ के आओ, मैं कार नहीं लेके आया हूँ। सो उसके बाद यहाँ पर वो जिद करने लगता है कि नहीं तुम्हें मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाता है भाई, मतलब सिहान जो होता है यून को ही वहाँ पर छोड़कर भाई चू को लेके बोलता है भाई मैं तुझे पहले पहुँचा के आऊँगा, बाद में यून को देखूंगा। तो यून वहाँ पर खड़ी रह जाती है, बोलते हे तुम लोग मुझे कैसे छोड़ सकते हो। तो उसके बाद सिहान आप चू को बताता है कि जब तुम जानते हो कि हम लोग एक रियल कपल हैं तो फिर क्यों तुम हमारे बीच में ऐसे कबाब में हड्डी बन रहे हो। तो यहाँ पर अपना फू पूरे स्टाइल में कहता है कि एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ मतलब वो मतलब सिंपल बोलना चाहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये एक तरफा हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे पसंद करे या ना करे। सो उसके बाद यहाँ तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अपनी यून जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो वो बोलती है मुझे तुम ऐसे कैसे वहाँ बीच सड़क पे छोड़ सकते हो। तो अपना सिहान बोलता है मैं तुम्हें और उसे एक साथ नहीं देख सकता इसके लिए। देना यहाँ पर तो क्लियर हो जाता है कि भाई दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो यहाँ पर उसके बाद वो जो कपल वाला हेयर बैंड था वो उसे देता है, तो यहाँ पर अपनी यून खुश हो जाती है कि तुम इसे हमारे लिए लेकर आ गए। तो बोलता है कि हाँ हम लोग एक कपल हैं, तो ये उसके पास कैसे रह सकता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आ गया। तो यहाँ पर यून थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है। फिर सडनली वो बोलती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को अपना ये लव मैरिज का मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उससे हमें खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिहान डर जाता है, बोलता है कि क्या मतलब उसने कुछ तुमसे कहा क्या, तुम ऐसा अचानक से क्यों करना चाहती हो। सो उसके बाद वो उसके पास में जाती है और बोलती है कि अब जब हम लोग असल में कपल बन गए हैं तो हमें उस फेक कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है ना। सो अपना सिहान इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है हाँ बिल्कुल, अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर रियल में तुम मेरी अब फियांसी बनोगी। सो सिहान यहाँ रोमांटिक होकर यून को किस करने जाता है, लेकिन यून उसे मना कर देती है अभी इसके लिए बहुत समय है, अभी तो हम लोग कॉन्टैक्ट में थे, लेकिन अब तुम मेरे रियल बॉयफ्रेंड बने हुए हो तो मुझे इंप्रेस तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के मतलब बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और यहाँ पर यून शर्माते हुए बोलती कि अब हमें सो जाना चाहिए। सो सिहान बोलता है कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आएगी, तुम मेरे बगल में रहोगी, तुम सो जाओ मैं तुम्हें देखूंगा। सो यहाँ पर यून शर्माते हुए उसे गले लगा लेती है। तो उसके बाद वो मतलब भाई अपने ख्यालों में सिहान खो जाता है। तो सुबह यून तो बहुत अच्छी नींद में उठती है, लेकिन वो बगल में देखती है कि सिहान अभी भी जगा हुआ है और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम ये डार्क सर्कल कहाँ से आए। तो अपना सिहान बोलता है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो क्या हुआ, कुछ किया क्या मैंने। देन वो बोलता है कि तुम समझ नहीं पाओगी, ये मेंस की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो मेंस है वो समझ सकते हैं कि भाई जब वो किसी अपने फियांसी को मतलब समझ रहे हो ना लवर को गले लगा के भाई वो सोया हुआ है तो उसे नींद कहाँ से आएगी। तो वो बोलता है कि अब से मैं अपने ही रूम में सोऊंगा। तभी यून के मोबाइल पे फ़ोन आता है कि उसकी माँ के पास में उसके अंकल आंटी जो यून के अंकल आंटी आए हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। बोलती है कि ये मेरे मम्मी पापा के पास क्या कर रहे हैं। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके आंटी और कजन्स आए हुए हैं, तो ऐसा क्यों। सो यून के ऊपर एक और मुसीबत का पहाड़ आ गया था, क्योंकि उसके जो रिलेटिव होते हैं उसके कज़न और उसकी आंटी आई होती है, जो कि मतलब पास्ट में जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तो कुछ पैसे उनसे उधार लिए थे और यून ने उसे चुका भी दिया था, लेकिन वो हमेशा उन्हें परेशान करते थे। लेकिन जब से इसे पता चला है इनके आंटी को कि भाई यून जो है एक बड़ी
कंपनी के सीईओ के साथ उसकी शादी हुई है, मतलब फियांसी बनी है, तो वो लालच के कारण यहाँ पे आई है। लेकिन उसकी माँ को तो ये सब बातें पता ही नहीं थी। उस दिन वो वहाँ पे वो उससे बात करने लगती है कि आपकी बेटी तो इतनी वो हो गई है, इतनी बड़े घर की बेटी हो गई, बहू हो गई है, तो उससे बोल के हमारा भी थोड़ा, हम एक कंपनी डालना चाहते हैं, उसके लिए 20 मिलियन दिलवा सकती है। इस तरह का मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करती है। तो यून बोलती है क्या 20 मिलियन, रुको रुको रुको, मैं अभी फ़ोन करती हूँ, अभी तुरंत तुमको दिलाती हूँ। तो जैसे वो फ़ोन करने लगती है तो वो सीधे पुलिस को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं क्योंकि यून जानते हैं कि ये लोग सिर्फ पैसे की लालच के कारण यहाँ पे आए हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो इन लोगों ने हमारी काफ़ी इंसल्ट की है, काफ़ी बेइज्जती की है और हमारा थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते थे। सो यून उन्हें धक्के मार के हॉस्पिटल से निकाल देती है। लेकिन उसकी माँ के क्वेश्चन अभी भी वही रहता है कि यून क्या ये सही बोल रहे हैं, क्या ये रिच सीईओ कौन है या मेरा लड़का कौन है, क्या तुम मुझे ठीक करने के लिए पैसों का मतलब बिजली का बिल भरने के लिए, घर का रेंट देने के लिए तुम किसी अमीर के साथ अपना कुछ सौदा करके आई हो क्या? तो वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अरे माँ 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 मेरी बात सुनो, मैं उनसे जेन्युइन माँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ माँ, मैं उनसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और हम लोग सच में एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं। क्योंकि अब तो वो फाइनली रिलेशनशिप में थे ही। लेकिन उसकी माँ सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी बेटी को उसका बॉयफ्रेंड मिल गया, उसका प्यार मिल गया है। सो यून की माँ सियान से मिलने की बात करती है इधर, और दूसरी तरफ अपने सियान के पास उसके जो यून के जो आंटी थी और उसका कज़न था वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्योंकि लालच तो उनकी आंखों में भरा था और उतनी बड़ी घर देख उतना बड़ा घर देखकर उनकी तो वैसी हालत ख़राब ही थी। वो इस चांस में थे कि कहीं मतलब समझ रहे हो ना, सियान से उन्हें कुछ पैसे मिल जाएँ। तो उस सब ये यहाँ इधर उधर की तारीफ़ करने लगते हैं कि मैं उसकी आंटी हूँ, मैंने उसका बहुत ख्याल रखा है, ये सब चीज़। लेकिन यहाँ पर यून उसी वक्त आ जाती है, उनका सारा प्लान ख़राब हो जाता है और वो उन्हें धक्के मरवा के उसे वहाँ से बाहर निकलवा देती है। क्योंकि वो बोलती है कि ये ज़रा भी ट्रस्ट के लायक नहीं होते हैं। तो अब सियान तो भाई अपनी यून की सुनेगा ना, तो उन्हें सच में धक्के मार के उसे बाहर निकलवा देता है। और सियान का मैनेजर बोलता है दोबारा अपनी ये गंदी सी शक्ल लेके भाई इधर मत आना, वरना तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। सो फाइनली सियान और यून की मतलब रिलेशनशिप सही चल रही थी। तब यून बोलती है कि हमें दादाजी से सच ज़्यादा दिन तक छुपाना नहीं चाहिए, वरना हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, वो बहुत अच्छे हैं। तो सियान भी बोलता है हाँ कि हम ज़्यादा दिन तक ये बात नहीं छुपा सकते हैं, मैं अच्छा कोई मौका देकर उन्हें ज़रूर बता दूंगा, वरना इनका दिल टूट जाएगा। और साथ ही साथ वो बोलता है कि तो फिर माँ से कब मिला रही हो? माँ? अरे मतलब मेरी सासू माँ से। सो यहाँ पर यून शर्मा जाती है, बोलती है कि हाँ मैं उनसे तुम्हें, तो सियान बोलता है कि हम कल ही जाएंगे उनसे मिलने के लिए। सो यून भी बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है कि भाई इसे भी मेरी माँ से मिलना ही है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे यून सियान को ढूंढते हुए आती है और तभी ये वेट्रेस से मिलती है, जिस मतलब देखती है कि मतलब सियान कहाँ पे पूछती है, तभी वो देखती है कि वो वहाँ पर उसकी जो आंटी और उसका कज़न वहाँ पर नौकर बन के वहाँ पे खड़े हुए हैं। देन वो एकदम से शॉक हो जाती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। देन वो बोलती है कि उसकी आंटी जो है सियान की, उसी ने उन्हें काम पे रखा है, हम लोग अब यहाँ पर काम करेंगे और तुम्हें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ। लेकिन बात कुछ और ही होती है, सब ये सब उसकी आंटी का चाल होता है। देन उसके ग्रैंडपा जब वहाँ आ रहे होते हैं सियान के, तो उन्हें बोलती है जाओ आप लोग जाके छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ प्लीज़। लेकिन यहाँ पर वो लोग छुपते नहीं है, क्योंकि वो लोग किसी दूसरे प्लान से आए हुए थे। बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सर्वेंट है, आप पर तुम परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन भाई साहब जिस बात का डर था, उसके आंटी जो है यहाँ पर पोल खोल देती है, बोलती है कि ये तो मतलब अपने यून की दोनों रिलेटिव है, उसकी आंटी है या उसके कज़न है। सो मतलब उसके ग्रैंडपा समझ नहीं पाते भाई कि ये रिलेटिव कैसे हो सकती है, इसके तो भाई कोई यहाँ पे रहते नहीं है, ये इतने बड़े घराने की लड़की है, तो ये मतलब भाई यहाँ पे नौकर बन के इसके रिलेटिव क्या कर रहे हैं। सो उसके ग्रैंडपा सच पूछने लगते हैं। तो यून यहाँ पर सारी सच्चाई यहाँ पर बता देती है, क्योंकि वो मजबूर होती है। और वहाँ पर उसकी आंटी भी जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ हाँ हम इसके रिलेटिव हैं, समझ रहे हो ना। और ये लालच दी होती है उसकी आंटी ने उसकी यून की आंटी को कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बहुत बड़ी अमाउंट तुम्हें पे करूँगी यून का पोल खोलने के लिए। तो सियान उस वक्त सुबह सुबह यून के लिए कुछ खाने के लिए लाने गया था, जो कि उसका स्पेशल होता है। तो वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। लेकिन सडनली वो जो खाने का होता है वो उसके व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है। देन उसे बहुत ये बुरा लगता है कि ये अचानक से मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आना था जब सियान जैसे ही घर पहुँचता है, तब तक अपनी यून जो होती है सारी सच्चाई बता चुकी होती है और सारा इल्ज़ाम अपने आप पर रख लेती है। बोलती है कि सियान साहब को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं उन्हें भी इस सच्चाई के बारे में पता नहीं है, जो गलती है सब मेरी है, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। तो यहाँ सियान भी है अपने यून को समझाता, मतलब उसके पक्ष में बोलते हुए बोलता है कि ये सब बातें झूठ है, मुझे सारी चीज़ें पता है और हम एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं और रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब बात शुरू हो जाती है। लेकिन यून बोलती है नहीं नहीं नहीं, सारी गलती मेरी है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके दादाजी उसे मतलब प्रॉपर्टी से निकाल दे या फिर उसकी आंटी कामयाब हो जाए। तो ये लोग अपने में बहस करने लगते हैं और इसके दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते चुप, कोई नहीं बोलेगा। और सबसे पहली डिसीजन तो ये लेते हैं कि यून तुम अब यहाँ से जा सकती हो, दोबारा इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा बोल के यून भी बोलती है ठीक है ग्रैंडपा, बट इसमें सियान की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और ऐसा बोल के वो यहाँ से चली जाती है।
सो इतना बोलने के बाद ग्रैंडपा उसके सहन नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी यून को बहुत चाहते थे। तो उन्हें वो मतलब बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो सब लोग जल्दी से लेके जाते हैं उन्हें रूम में, मतलब लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो थोड़े से ठीक हो जाते हैं। तो उसके बाद जब सियान से मिलने जाता है तो उसकी आंटी मना कर देती है, बोलती है कि अब तक तो तुम उसे मार ही मतलब अपने ग्रैंडपा को तो मार ही चुके होते, लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है, मतलब मिलना नहीं चाहते हैं, बस वो यून से मिलना चाहते हैं। सो यून वहाँ पर अंदर जाती है। सो इस बात पर सियान की आंटी बोलती है, सियान मैंने तुम्हें कितनी फेमस लड़कियां दिखाई, पर तुम्हें तो वो सब पसंद ही नहीं आ रही थी। देखा, तुमने एक ऐसी लड़की को लाने की जरूरत थी, क्योंकि जैसे तुम्हारे ग्रैंडपा की ये हालत हो गई। देन अपना सियान बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, तो ये नाटक क्यों कर रही हैं आप? तो वो समझ नहीं पाते कि ये किस बारे में बात कर रहा है। देन वो बताता है कि मुझे सब कुछ पता है कि 7 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसका हाथ था, किसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई थी, मेरे पास प्रूफ है। ये सब चीज़ें वो बातें करने शुरू कर देता है। सो यहाँ पर उसकी आंटी थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन वो नकार देती है कि भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, ये सब बातें बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सो उसके बाद यून ग्रैंडपा के रूम से निकलती है, और निकलते ही बोलती है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर सियान मतलब मानने को तैयार नहीं होता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलता है कि जो भी हो, अब हम लोग का जो जितना भी समय बीता था मुझे वो दिल से याद रहेगा, बट ग्रैंडपा ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि मतलब अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, और मैंने भी सारा इल्ज़ाम अपने आप पे ले लिया है कि ये सारी गलती मेरी थी, सियान की इसमें कोई गलती नहीं है। सो मुझे यहाँ से जाना होगा। और तो यहाँ पे सियान मतलब बोलता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती हो, लेकिन वहाँ पे यून समझाती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आंटी भी तुम्हारी पोजीशन लेना चाहती है, तुम्हारी फैमिली का रेपुटेशन, ये सब चीज़ें, और ग्रैंडपा को मतलब तुम्हारे अलावा ग्रैंडपा का कौन और है ही। सो ये सब बातें बोल के यून वहाँ से रोते हुए चली जाती है, क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है कि अगर सियान वहाँ से चला गया तो उसकी ग्रैंडपा की हालत और भी ख़राब हो जाएगी, और उसकी आंटी जो सोचती थी, जो चाहती थी, वही हो जाएगा। सो थोड़ी देर उन लोग की बैक मेमोरी चलती है, कैसे वो लोग मिले से ये सब चीज़ें हुआ था, और कैसे इतने पास आके अब दोनों अलग हो रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी ने सोची नहीं थी कि दोनों ने कहा था कि चाहे तुम दुनिया के आखिरी आदमी हो या फिर लेडीज़ हो, तभी मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी। सो यहाँ पर चीज़ें थी कि अब अचानक से जो सियान सोच रहा था वही हो गया। ग्रैंडपा को बताने से पहले ही उन्हें राज पता चल गया और सारी चीज़ें ख़राब हो गई। सो अब बारी होती है यून के आंटी और उसके कज़न को, मतलब समझ रहे हो ना, उसने इससे झूठ बोला इसके कहने पे, तो भाई उसके लिए उसका गिफ्ट तो मिलना चाहिए। तो वो बोलती है अब आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगी ना, लेकिन आप उसके आंटी को जानती हो वो कितनी बड़ी मक्कार है, तो आप किसी के साथ आप बुरा करोगे तो आपके साथ भला कैसे हो सकता है। सो वो बोलती है कि लायर, तुम जैसे मक्कार को मैंने देखा ही नहीं है, जब तुम अपने के नहीं हो सकते तो मेरे क्या हो सकते हो। और उसके बाद दूध में मक्खी की तरह वो उठा के उन्हें भी वहाँ से फेंकवा देती है। सो यून को परेशान देकर उसकी माँ समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। सो पूछने लगती है, तो यून बताती है कि मेरी एक दोस्त है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसका रिलेशनशिप खतरे में है, उसे ना चाहते हुए भी अपना रिलेशनशिप तोड़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो उसकी माँ बताती है कि लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, तुम्हें फेस करना पड़ेगा, तुम्हें अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने इतने सारे ड्रामास देखे हैं, जो अच्छे ड्रामास की एग्जांपल देती है, बोलती है कि उन लोगों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी साहस से वो फाइनली एक हो जाते हैं। तो वहाँ पर यून बोलती है कि वो सब नॉनसेंस ड्रामा थे, ये रियल लाइफ है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो वो मतलब उसकी माँ फिर भी समझाती है कि रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ हो, तुम्हें तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बगैर हिम्मत दिखाए तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, और इतनी आसानी से तुम्हें खुशियाँ इस जीवन में मिलने वाली नहीं है। तो ये सब चीज़ें वो समझा रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर चू आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इधर सियान के जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी उससे मतलब क्लियर बताते हैं कि यून जाते वक्त बोल दी थी कि वो कभी दोबारा पलट के तुम्हें देखेगी नहीं, तुमसे मिलेगी नहीं, लेकिन अगर तुम मिलना चाहते हो उससे तो तुम्हारे पास भी 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी कंपनी या मेरा हर चीज़ छोड़ के उसके पास चले जाओ, या तो समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें वारिस घोषित करने वाला था, मैं तुम्हें वारिस घोषित कर देता हूँ, लेकिन तुम यून से अब दोबारा कभी मिलोगे नहीं ज़िंदगी में, और उससे तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं रहने वाला है। इधर दूसरी तरफ चू जो होता है वो यून को समझा रहा होता है कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, और कुछ भी अगर फ्यूचर में भी अगर कोई दिक्कत होगी कभी भी, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तभी वहाँ पर अपना सियान आ जाता है अपने मैनेजर के साथ। सो अपना चू उसका बोलता है कि तुम डिज़र्व भी नहीं करते हो यून और उसके प्यार को, तुम मतलब कि तुम्हें जितना उससे खुशियाँ नहीं दी है, उससे कई ज़्यादा तुमने उसको आंसू दे दिए हैं। सो यहाँ पर ये सब बात कर रहे होते हैं, तभी वो बोलता है मुझे यून से मिलना है। तो बोलता है कि तो मतलब अपना चू जो होता है यून को समझाते हुए बोलता है कि कोई भी फैसला जल्दीबाजी में मत ले लेना, इसकी मीठी मीठी बातों में मत आना। तो ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। सो सियान और यून एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर इस बार सियान जो होता है अपनी सारी सच्चाई बताने वाला होता है कि उसके पैरों को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अब वो अपने बीच में कोई भी वो बात नहीं रखना चाहता है जिससे यून को फिर से दिक्कत हो। तो उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये सब चीज़ें 7 साल पहले हुआ था, कि उसकी जो आंटी है उसी ने जानबूझकर मुझे और मेरे पापा को मरवाने की कोशिश की थी, ताकि सारा का सारा बिजनेस जो है उसके हाथों में आ जाए और मैं खड़ा हो सकता हूँ। वो खड़ा होता है, खड़ा होकर दिखाता है, तो यून को समझ नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे।
देन उसके बाद वो यून को और क्लियर करता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पैर चले गए थे, लेकिन मैं अकेले में जाके मैंने इसका काफ़ी सालों तक इलाज करवाया, लेकिन जब मैं फाइनली ठीक हो गया तो मुझे अपने उनका पता लगाना था, इसलिए मैं अभी भी व्हील चेयर पर बैठा रहता हूँ ताकि लोग मुझे असहाय समझें और फिर से वो मुझ पर हमला करने की कोशिश ना करें। और इतने समय मुझे यही पता चला है कि वो आंटी है, उसी ने जानबूझकर हमें मतलब मरवाने की कोशिश की है। वो मेरे पापा की पोजीशन लेना चाहती थी। सो वो बोलता है कि बस एक बार मेरी मदद कर दो, और सच बात तो ये है कि मैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ, मुझे उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खो दिया इसका मतलब मैंने सब कुछ खो दिया। सो अपने दिल की सारी बात उसे यून को बता देता है और सारी मतलब जितनी रोमांटिक बातें वो कर सकता था सारी के सारे बातें अपने यून से कह देता है। और यून भी फाइनली मतलब खुश हो जाती है कि भाई अब मतलब मैं तुम्हारा साथ दूंगी चाहे जो हो जाए, कम से कम उस आंटी को तो बेनकाब कर ही सकती हूँ जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ी हुई है। सो फाइनली सियान और यून तो एक साथ हो जाते हैं और अब इनका रिश्ता तो टूटने वाला था नहीं। सो अब देखना बाकी है, तब तक थोड़ा सा इनका ये सब थोड़ा सा ये माहौल तो बनता ही है भाई, इतने ट्रेजेडी के बाद वो फिर से मिले हैं तो किसिंग सीन तो बनता ही है। सो इधर अपनी जो उसकी आंटी होती है वो भाई जश्न मना रही होती है कि फाइनली मैंने यून के नाम को कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया, यून के और सियान के नाम के दोनों को कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया। सो फाइनली सियान की आंटी जो चाहती थी वही हो चुका है, सारी कंपनी का बागडोर जो है उसके हाथों में आ चुका है। तो वो बोलती है कि अब सियान के नाम प्लेट की इस जगह यहाँ पर जगह नहीं है, उसकी जगह बस डस्टबिन में। तो एपिसोड यून आ जाती है, बोलती है इतना आसानी से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी क्या, आपको ये लगता है। तभी वो गार्ड को बुलाने लगती है, लेकिन तभी वो किसी का नाम लेती है, बोलती है कि आपको ये आदमी तो याद ही होगा। सो वो उसके बाद चुप हो जाती है। उसके बाद अपनी यून बोलने लगती है कि आपको पता है मिस्टर फू जो है वो न जाने कब से इस बात की तलाशी कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं कि आखिर 7 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो सच में एक्सीडेंट था या कि वो किसी की साजिश थी। सो यहाँ पर उसकी आंटी तो थोड़ी सी शौक हो जाती है क्योंकि इसे ये सब चीज़ों के बारे में कैसे पता, लेकिन वो नेचुरली बिहेव करती है, बोलती है कि आखिर कहना क्या चाहती हो तुम। तो बोलते हैं कि सियान साहब बहुत समय से इस चीज़ों की जाँच पड़ताल कर रहे हैं और मुझे भी इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता है जो कि सियान को भी नहीं पता है। तो उस जो आदमी का नाम लेती है, बोलती है कि आपको तो पता ही होगा कि उनका जो ब्रेक फेल हुआ था वो कोई ब्रेक फेल किसने किया था और किसके कहने पे किया था। लेकिन उसकी आंटी को पता था कि भाई सारे सबूत तो मैंने मिटा ही दिए हैं, तो ये जो भी बोल रही है ये कुछ बना के ही बोल रही है। देन उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। सो उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ कि वो जिस आदमी का नाम लेती है, बोलती है उनके पास उसकी एक और कॉपी बची थी और बहुत ही बड़े अमाउंट में मैंने वो कॉपी उनसे ले भी ली है। और वो पेन ड्राइव उसके हाथों में अपने हाथों में लेके दिखाती है, बोलती कि ये देखिए ये वही है ना। सो इस बार में वो थोड़ी सी डर जाती कि क्या सच में वहाँ पर मतलब मैंने कोई कॉपी छोड़ी थी उसके पास, और क्योंकि वो जिसके बारे में बता रही थी वो उसे पता था कि हाँ ये बंदा उस चीज़ में मतलब वहाँ का जो उस समय मैनेजर जैसा था वो वहाँ पे था और उसने ये सब चीज़ें मतलब पहले ही सबूत उसने मिटा दिया था, लेकिन क्या सच में कोई सबूत वहाँ बचा हुआ था। तो ये वो पेन ड्राइव को अपने हाथों में लेके उसे दिखाते हुए बोलती है कि ये और कुछ नहीं तुम्हारी बर्बादी का सबूत है मेरे पास, तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो बोलो मैं इसे सियान को दिखा दूँ। सो बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि इसमें कुछ है, तुम मुझे झूठ मूठ का खुद ही फंसाने की कोशिश कर रही हो। तो फिर यून बोलती है अच्छा एक बात बताइए, जो कार की ब्रेक जो मैन्युफैक्चर किया गया था वो कंपनी वहाँ उस कंपनी में उस ब्रेक को किसने जाके बदलवाया था और उसकी ब्रेक्स को ख़राब किया था। तो आप अगर सच में नहीं चाहती हैं तो मैं काम करती हूँ, मैं उनके सीधे दादाजी के पास चली जाती हूँ ये सबूत दिखाने के लिए। देन यहाँ पर उसकी आंटी को थोड़ा सा मतलब भाई डर लग जाता है। उसके बाद वो थोड़ी सी मतलब शौक हो जाती है कि लगता है सच में इसे बहुत कुछ पता है। देन उसके बाद वो सडनली अपने क्वेश्चन को बदल के बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। तो यून बोलती है आप मुझे कितना दे सकती हैं, वो मुझे इतना चाहता है कि हो सकता है वो सारी कंपनी मेरे नाम कर दे, उसकी सारी दौलत भी तो मेरे नाम पे हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दादाजी को मुझसे प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम का मतलब मुझे शायद प्रॉब्लम हो। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर आप चेयरमैन बनती हो तो मुझे वाइस चेयरमैन की कुर्सी चाहिए। हम लोग एक ही जैसे हैं, आखिर इतने दिनों से मैं सियान के पीछे मतलब कर ही क्या रही थी, तो क्या मुझे वाइस प्रेसिडेंट की चेयर मिल सकती है क्या, सोच के बताओ, वरना ना तुम्हें कुछ मिलेगा या मुझे कुछ मिलेगा। उसके बाद वो अपने हाथों में पेन ड्राइव को लेके घुमाना स्टार्ट कर देती है और उस दिन बोलती है कि हम लोग एक जैसे आदमी हैं, मतलब हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो आप इतना घबरा क्यों रही हो। से उसकी आंटी बोलती है कि अरे यार मैंने तुम्हें सच में बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। और वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और जैसे वो मतलब पेन ड्राइव वो घुमा रही होती है उसे उसकी आंटी फटाक से उसे अपने हाथों से छीन लेती है और छीन कर उसे पैरों से कुचल देती है, क्योंकि अब लास्ट सबूत बचा हुआ था तो ये सबूत मिट जाएगा, तो फिर भाई समझ रहे हो ना। देन उसके बाद वो उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कुचल देती है। तो उसकी आंटी फिर अपना रूप दिखाती, बोलती तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही थी, मतलब अभी तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी चाहिए होगी, फिर उसके बाद तुम इसे दिखा के मुझे प्रेसिडेंट की कुर्सी मांगोगी। हाँ, मुझे क्या इतना आसान चीज़ समझा था क्या। तो उसके बाद उन बोलती है कि तुम सच में एक औरत ही हो क्या, कोई अपने भाई को सच्चे मतलब अपने भाई को कोई कैसे मरवा सकता है।
देन उसके बाद वो बोलती है वो मेरा असली भाई नहीं था, वो मेरा सौतेला भाई था, ठीक है। दादाजी ने मुझे गोद लिया था और उसके रहते हुए मुझे कभी भी प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती थी। मैं हमेशा इसके चारों ओर घूमती, कितनी भी मेहनत कर लेती, लेकिन सारी प्रॉपर्टी ध्यान उसके पापा को ही मिलने वाली थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला था। सो मैंने उसे रास्ते से हटा दिया और आज सियान भी अब इस रास्ते से हट गया। तो अब तो तुम्हारे पास सबूत भी नहीं है, तो तुम मेरा क्या ही कर लोगी। विदाउट एविडेंस का तुम मुझसे मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। अब ये कंपनी मेरी है, ठीक है। इतना ही बोलना था, तभी अचानक से गेट खुलता है। वहाँ पर उसके दादा, मैनेजर और अपना सियान होता है। देन अपनी उसकी दोस्त की आंटी की भाई हालत ख़राब हो जाती है कि मतलब दादाजी आप सियान तुम मतलब ये सब इससे तुम्हारी चाल थी। सो भाई अब तो आपको पता ही है कि अब आगे क्या ही होने वाला है। जब विलेन कितना भी पावरफुल हो, झूठ नहीं मतलब कितना दिन टिकेगा भाई, आपको पता ही है। तो यहाँ पर सियान ने अब उसकी आंटी का पर्दा फाश कर दिया था और अब बारी थी उसकी सजा की। तो वो दादाजी के सामने घुटनों के बल पड़ी रहती है। तो वो अपने दादा से माफ़ी मांगती है। देन उसके दादा बोलते हैं कि एक बार तुमने मुझसे कहा होता कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं सभी चीज़ें तुम्हें दे देता। तुमने मेरे अपने बेटे को मार दिया, कितना भी था मैं तुम्हें मतलब सौतेला नहीं समझता था, और तुमने अपने ही भाई को मरवा दिया और मेरा एक ही सहारा था सियान, उसे भी मरवाने की कोशिश की। सो तुम जैसी कि जालिम औरत को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, अब तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। सो अब उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है। इतना बोलने के बाद दादाजी का गुस्सा तो आप जानते हो, वो कतई उसको माफ़ कर नहीं सकते थे। सो वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं और उसकी आंटी चिल्लाते उल्लाते रह जाती है, क्योंकि अब उसकी सारी ज़िंदगी उसे जेल में जो बितानी थी। सो अब कोई विलेन बचा नहीं था। सो हमारा सियान जो होता है वो अपने यून को प्रपोज़ करता है शादी के लिए, और आपको पता है कि यून तो भाई मना करेगी नहीं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे प्रपोज़ करता है। और भाई इस बात पे तो वीडियो लाइक बनता ही है। तो वो जैसे ही प्रपोज़ करता है वो हाँ कहती है और उसकी माँ का सपना पूरा हो जाता है। वो माँ उसकी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो अपनी यून बोलती है कि मैंने सभी माओं को देखा है, वो जितनी खुश होती है उतना दुखी भी होती है कि उसकी बेटी यहाँ से चली जाएगी, उसे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन आप तो इतनी खुश दिख रही हो, आप रो क्यों नहीं रही हो। बोला मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी हूँ, आखिर तुमने डिसाइड कर ही लिया शादी करने के लिए और मेरे सर से अब बोझ हट गया। और इस तरफ सियान के ग्रैंडपा भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने सियान को एक मिशन देते हैं कि अगली गर्मियाँ आने से पहले ही तुम लोग मुझे एक पोता दोगे, ये तुम्हारा मिशन है, क्या तुम इसे पूरा करोगे। तो सियान बोलता है कि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दादाजी आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो फाइनली यहाँ पर अपनी ग्रूम जो होती है, मतलब हमारी हीरोइन जो होती है, हमारी यून जो होती है, वो यहाँ पर आती है शादी के जोड़े में, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और ये अपना भाई सियान तो एकदम खुशी के मारे, मतलब उसके मन में तो लड्डू ही फूट रहे थे। तो यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है, दोनों एकदम ही खुश दिख रहे होते हैं। बस आपको भी मुझे खुश करना है। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबसे बड़ी बात बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो कि अगली बार जो ड्रामा हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और हमारी फैमिली और बड़ी होती जाए। सो कैसा लगा ये ड्रामा, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट ड्रामा जल्दी आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कमेंट में बताओ कि कौन ड्रामा एक्सप्लेन करना चाहिए।